सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के 4 नंबर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग ऑफ बीस्ट मोनार्क जो कि एक सोल्ड था, उस सोल्ड ने एक हंटर को पूरी तरह से पोजेस कर रखा था, लेकिन सुहू उस हंटर को डिफीट कर देता है। डिफीट करने के बाद जैसे ही सुहू उस सोल्ड को टच करता है, इमीडिएटली वो सोल्ड सुहू का हो जाता है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये सोल्ड लिटरली बात कर सकता है और ये बीस्ट मोनार्क का बहुत बड़ा फैन है। ये पूरा सिनारियो यहीं पर खत्म हो जाता है और लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि कोरिया की हनमो गिल्ड सुहू को अपने गिल्ड में लेने के लिए पागल हो चुकी है, क्योंकि वो लोग अपने गिल्ड की पब्लिसिटी बढ़ाना चाहते हैं सुहू को अपनी टीम में लेकर। यहीं पर लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले मेक श्योर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को पता चलता है कि अलग अलग गिल्ड्स सुहू को इन्विटेशन भेज रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग हाइना गिल्ड के बंदों को देखते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि सुहू को यमो गिल्ड से भी इन्विटेशन मिला है। ये सुनकर वो लोग सोचते हैं कि अब तो सुहू बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। फिर वो आपस में बात करने लगते हैं। तुम्हें क्या लगता है, हम हाइना गिल्ड वालों ने सुहू को ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया है, तो क्या वो हमें ज्वाइन करेगा? लेकिन आगे हमें पता चलता है कि सुहू उन्हें मना कर देता है। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि सारे के सारे मेजर गिल्ड्स को सुहू साफ मना कर देता है। वो किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहता। ये सुनकर बाकी लोग बोलने लगते हैं, एक हंटर अकेले काम करेगा बिना किसी गिल्ड के? वो खुद को क्या समझता है? क्या वो कोई एस्पायरिंग हंटर है? फिर वो लोग बोलते हैं कि बहुत जल्द उसे खुद समझ आ जाएगा कि बिना गिल्ड के रहना कितना ज्यादा डिसएडवांटेज होता है। इसके बाद हम लोग सुहू और बेरो को देखते हैं। सुहू बोलता है कि डंजन से आने के बाद उसके पास इतने सारे गिल्ड इन्विटेशंस आ चुके हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि सुहू यहाँ पर एक भी गिल्ड ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि सुहू को लगता है कि अगर वो किसी गिल्ड को ज्वाइन करेगा तो उसका प्रोग्रेस स्लो हो जाएगा, वो ठीक से लेवल अप नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली सुहू फिलहाल किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने के बारे में सोच भी नहीं रहा है। फिर सुहू रकान के फेंग की तरफ देखता है और उससे बोलता है, रकान क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए? इतना सुनते ही रकान का फेंग यानी वो सोल्ड सुहू के हाथ में कसकर पकड़ लेते हुए बोलता है, कैसा रहेगा अगर शैडो और फैंग एक साथ मिलकर टीम अप कर लें? तुम समझ रहे हो ना? यहाँ पर सुहू एक शैडो मोनार्क के रूप में बीस्ट मोनार्क के फैंग के साथ फोर्सेस ज्वाइन करने की बात कर रहा है। वो उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है। ये सुनकर रकान का फेंग मन ही मन सोचने लगता है, ये बंदा आखिर है क्या? इतना बड़ा स्टेटमेंट इसने बिना कुछ सोचे सीधे बोल दिया। फिर वो अपने मन में कहता है, अगर शैडो दुश्मन बनने के बजाय दोस्त बन जाए, और यहीं पर वो ... कहकर रुक जाता है। और सुहू वो बोलता है, यहाँ पर हम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। फिर वो अपनी कंडीशन बताता है। उसे सुहू को रकान की सेंचुरी में लेकर जाना पड़ेगा। आगे वो बोलने लगता है, तुम्हें क्या पता है कि सेंचुरी में जाते कैसे हैं? इस पर रकान का फेंक जवाब देता है, अगर ये रकान की सेंचुरी है तो चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, मुझे उसका पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो गेट उन्हें सेंचुरी तक लेकर जाता वो ऑलरेडी डिसअपीयर हो चुका है। आगे हमें रकान के फेंक से पता चलता है कि ये जो रकान की सेंचुरी या फिर श्राइन की बात हो रही है, ये बेसिकली एक फील्ड टाइप डंजन है, जहां बहुत पहले एक गेट ओपन हुआ था, लेकिन गेट ओपन होने के बाद उस जगह को हंटर्स ने मॉन्स्टर्स मार मार कर खाली कर दिया। और जब कोई जगह ऐसे ही खाली पड़ी रहती है तो उसे फील्ड टाइप डंजन कहा जाता है। तो बेसिकली कुछ मॉन्स्टर्स वहां पर धीरे धीरे इन्वेस्ट हो जाते हैं। उसी तरह जो रकान था, जिसे पहले ही मार दिया गया था, उसका अपना खुद का एक सैंक्चुअरी है, और रकान का फेंक वहीं जाना चाहता है। वहां पहुंचने के बाद ही वो सुहू के साथ कोऑपरेट करेगा और एक टीम की तरह काम करेगा। आगे हम देखते हैं कि सुहू अपने अंकल को मैसेज करके बता देता है कि वो कुछ समय के लिए बाहर जाने वाला है, और वहीं पर सुहू उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है जहां एक समय पर रकान का श्राइन हुआ करता था। आगे सुहू वहां पहुंचता है। आने के बाद वो एक नोटिस बोर्ड देखता है। उस पर लिखा होता है, ये प्रॉपर्टी हाइना गिल्ड के अंडर आती है, उनके अलावा किसी और का यहाँ एंटर करना इलीगल है, मतलब ये किसी और की प्रॉपर्टी है और यहाँ जाना इलीगल माना जाएगा। सुहू वहीं खड़ा सोच रहा होता है। तभी बेरो बोलता है, यहाँ पर इस सोल्ड की बात न सुनकर अगर हम अंदर जाकर लेवल अप करें तो? लेकिन सुहू को हर हाल में अंदर जाना होता है। इसी रीजन की वजह से वो सीसीटीवी कैमरास, मॉनिटरिंग मशीन्स सब कुछ तोड़ देता है ताकि कोई एविडेंस न बचे कि वो यहाँ आया था। ये सिनेरियो देखकर बेरो बोलता है, यार तुम्हारे काम करने का तरीका बिल्कुल तुम्हारे बाप जैसा है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते थे। आगे सुहू जैसे ही अंदर जाता है वो नोटिस करता है कि पूरा फील्ड मिस्ट से भरा हुआ है। ये देखकर सुहू बोलता है, ये मिस्ट टाइप फील्ड डंजन है। लेकिन आगे बेरो बताता है, यहाँ मौजूद ये मिस्ट आउटर रेल्म का मैजिक है। ये मिस्ट डायमेंशनल बैरियर को ब्रिज करता है, जिससे दुनिया में रिफ्ट बनता है। इसी मिस्ट की वजह से जिस सैंक्चुअरी में बेरो था, वो सैंक्चुअरी डायमेंशनल रिफ्ट का यूज करके अर्थ से कनेक्ट हो गया, और इसी वजह से बेरो यहाँ आसानी से आ पाया। आगे हमें पता चलता है कि आउटर रेल्म के गॉड्स पूरे डायमेंशन में एक ह्यूज होल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी आर्मीज इस दुनिया में भेज सकें। एक गॉड का मैजिक पावर जितना ज्यादा होता है, डायमेंशनल मूवमेंट में वो उतना ही ज्यादा अफेक्टेड होता है। ये पूरा सिनेरियो देखकर सुहू हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, तो इसका मतलब कोई पावरफुल बीइंग यहाँ आने में बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है। आगे सुहू अंदर बढ़ता है और तभी सामने से ढेर सारे क्रीचर्स आ जाते हैं। वो सभी सुहू पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तभी रकान का फेंक बोलता है, अब टाइम आ चुका है, अब हम दोनों मिलकर अपना ट्रू पावर दिखा सकते हैं। लेकिन सुहू जवाब देता है, मैं तुम्हें मेन वेपन के तौर पर यूज नहीं करूंगा। ये सुनकर रकान का फेंक बोलता है, क्या? आगे हम देखते हैं कि सुहू अपने खाली हाथों से उन क्रीचर्स से फाइट करता है, और वो बोलता है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि फ्यूचर में किस टाइप के कॉम्बैट अटैक्स मैं यूज करूंगा। सुहू अपने खाली हाथों से अटैक करता है, रैंडम स्टोन उठाकर उन पर स्टॉम्प स्लैशेस करता है। इन सब के बाद वो अपने हाथों में वो गॉन्टलेट्स पहन लेता है जो उसने लास्ट ईयर अपने शैडो को ट्रांसफॉर्म करके बनाया था। तो यहाँ पर वैसा ही सिनारियो चल रहा होता है। सुहू अलग अलग मेथड्स यूज कर रहा होता है और डिफरेंट टाइप के अटैक्स करते हुए वो बोलता है, ये आज से मेरा न्यू कॉम्बो है, ये सब
सब देखकर रकान का फ्रैंक बोलता है ये पावर सीधे शैडो मोनार्क की ब्लड लाइन से आ रही है। आगे दोस्तों वो इन सबको वहीं पर डिफीट कर देता है। डिफीट करने के बाद वो उनके शैडोज को एक्सट्रैक्ट करके अपनी आर्मी में इंक्लूड कर लेता है और फिर बोलता है अच्छा हुआ मेरा इंटेलिजेंस स्टैट बढ़ चुका है, अब मैं अपने पास 5 सोल्जर्स रख सकता हूँ। ये सुनकर बेरू बोलता है 5 सोल्जर्स? हमारे ग्रेट लॉर्ड के पास तो मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैं, उनके सामने ये कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही सु गुस्सा हो जाता है और बोलता है चुप कर बेरू, मैंने तुझे बोलने के लिए नहीं कहा। आगे सु बेरू के साथ सैंक्चुअरी का गेट ढूंढ रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं। ये देखकर सु बोलने लगता है इतनी रात को इंडिविजुअल्स यहाँ काम कर रहे हैं, इतने हार्ड वर्किंग कैसे हो सकते हैं? फिर वो सोचता है क्या यहाँ कोई रीजन है इतनी रात तक काम करने का? अगर इन्हें मॉन्स्टर्स हंट करने हैं तो दिन में करना बेटर है, रात में क्यों? सडनली हम देखते हैं सामने से एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी से कुछ लोगों को नीचे उतारा जाता है। बेसिकली यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें किडनैप किया गया है, स्पेशली लड़कियां। ये देखकर सु बेरू से बोलता है क्या मैं यहाँ एक किडनैपिंग सीन विटनेस कर रहा हूँ? बेरू जवाब देता है हाँ, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। बेरू आगे बोलता है यंग मोनार्क, हम अभी ऐसी जगह पर हैं जहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हम यहाँ कुछ करते हैं तो ये इलीगल होगा। बेरू अपनी बात फिनिश करता और देखता है कि सु ऑलरेडी जा चुका है। बेरू आगे बोलता है यंग मोनार्क का बाप एक पावरफुल डिटेक्टिव था और उसका दादा एक लेजेंडरी फायर फाइटर, और संघसु जो अभी 21 साल का है अपने बाप और दादा को देखकर बड़ा हुआ है। वो बिल्कुल उनकी तरह सेम टू सेम है। वहीं पर हम देखते हैं किडनैपर्स लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तभी पीछे से सु आता है और एक सिंगल शॉट में ऑन द स्पॉट एक किडनैपर को गिरा देता है। बैकग्राउंड में बेरू बोलता है जब भी सु कहीं इनजस्टिस देखता है वो कुछ सोचता नहीं, सोचने से पहले ही उसका बॉडी मूव कर जाता है दूसरों की मदद करने के लिए। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। सु वहां बोलता है अरे यार, मेरी बॉडी ने बिना सोचे इंस्टिंक्टिवली अटैक कर दिया और ऊपर से ये किसी और गिल्ड का एरिया है, यहाँ पर मेरे लिए आना इलीगल है। अब सु सोचने लगता है अब क्या करूं, अगर पकड़ा गया तो खत्म। आगे सु लिटरली एक मास्क पहन लेता है ताकि अपनी आइडेंटिटी छुपा सके। फिर वो अपनी शैडो आर्मी यूज करता है। मास्क पहनकर वो सारे किडनैपर से बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है, तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो? किडनैपिंग कर रहे हो? हाँ। वो आगे बोलने लगता है हाइना गिल्ड के मेंबर्स, हाँ तुम लोग छुपे हुए ये सारे काम कर रहे हो। इतना सुनते ही सामने से हाइना गिल्ड के बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं तू किसी और के गिल्ड के एरिया में है, तू इलीगल जगह पर आया है और ऊपर से हमारे बारे में कंप्लेंट कर रहा है। ये कहते ही सारे के सारे एक साथ मिलकर सु पर अटैक करने चले जाते हैं। अब सु भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी था, लेकिन अटैक करने से पहले वो मन ही मन बोलता है मैंने हाइना गिल्ड के बंदों का स्टेटस चेक किया है, जो एवरेज बंदे हैं वो सारे के सारे डी रैंक के हैं, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा होल्ड बैक करके फाइट करनी चाहिए। और ये होल्ड बैक वाली लाइन बोलने के बाद ही भाई वो एक एक को उठा उठाकर जमीन पर पटकना शुरू कर देता है। लिटरली वो ऐसे मारता है कि देखकर बेरू बोल उठता है ये भाई चल क्या रहा है? अवेकेंड इंडिविजुअल्स जो हंटर्स डी रैंक के हैं वो अभी हमारे यंग मोनार्क के सामने टिक ही नहीं पा रहे। यंग मोनार्क कितना स्ट्रांग बन चुका है। आगे सो सारे हाइना गिल्ड वालों को मार पीट कर बांध देता है जिससे वो मूव नहीं कर पा रहे होते, और वहीं पर जो हॉस्टेजेस होते हैं उन्हें बचा लेता है। बचाने के बाद वो अपना नाम वगैरह कुछ भी रिवील नहीं करता, लेकिन उन्हें जाने का रास्ता जरूर बता देता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं पर सु सोचने लगता है पर हाइना गिल्ड के मेंबर्स ऐसा काम कर ही क्यों रहे थे? तभी रकान का फेंक बोलता है जिस वजह से हम लोग यहाँ आए हैं वो प्रेजेंस मैं फील कर सकता हूँ। जैसे ही रकान के फेंक को उस जगह का एग्जैक्ट पता चलता है जहाँ पहले रकान का सैंक्चुअरी हुआ करता था, तो वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सु नोटिस करता है यहाँ इंजेक्शंस पड़े हुए हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं और अलग अलग तरह की चीजें हैं। ये देखकर सु बोलता है हाँ, यहीं पर ये लोग हॉस्टेजेस को लाकर कुछ न कुछ करते थे। तभी बेरू सडनली कुछ फील करता है और बोलता है मुझे यहाँ से एक फेंट ऑरा फील हो रहा है, क्या ये? और वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। सामने हम लोग देखते हैं एक केज के अंदर एक पपी है। ये देखकर सु बोलता है हाइना गिल्ड के बंदों ने एक पपी को केज में बंद करके रखा है, ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? तभी रकान का फेंक बोलता है ये कोई पपी नहीं है, ये एक यंग वुल्फ है जो एक बीस्ट किंग रकान का डिसेंडेंट है। यस ब्रो। अब हमें याद आता है रकान के साथ जो संघों का वॉर हुआ था जहां रकान हार गया था। उस वॉर में हारने के बाद इमीडिएटली रकान ने अपने एक गार्ड को असाइन किया था ताकि उसके सैंक्चुअरी में मौजूद उसके डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि रकान जानता था वो यहाँ पर मरने वाला है, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि उसका डिसेंडेंट पूरी तरह खत्म हो जाए। तो बेसिकली रकान ने एक गार्ड असाइन किया था ताकि वो उसके डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट कर सके और उसके ब्लड लाइन से हमारे सामने एक और फैंग लॉर्ड आ सके। आगे रकान का फेंक बोलने लगता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फैंग लॉर्ड यहाँ पर पैदा होने वाला है, लेकिन डीप डाउन। और हम देखते हैं कि सु उसे अपने हाथों से उठाकर अपनी गोद में ले लेता है। उसका चेहरा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वहीं पर बेरू बोलता है इसे देखकर लग रहा है कि ये अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, ये किसी भी समय मर सकता है, ये बेहद कमजोर है। आगे बेरू सु से सवाल करता है यंग मोनार्क अब आप क्या करने वाले हैं? सु बोलता है मैं, लेकिन ये लाइन पूरी करने से पहले ही वो कुछ फील करता है और बोलता है व्हाट वाज दैट? मुझे तो लगा था कि जितने भी लोग यहाँ थे मैंने सबको डिफीट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई और है। सु पीछे घूमता है और हम देखते हैं यहाँ पर लिटरली एक मॉन्स्टर आ चुका है और आते ही वो मॉन्स्टर बोलता है हाइना गिल्ड, इस गिल्ड के बंदे एकदम स्कम हैं, ये कुछ भी कर पाने के लायक नहीं है और ये इंसान ये सारे के सारे यूजलेस हैं। यहीं पर हमें समझ आ जाता है कि हाइना गिल्ड के बंदे असल में इसी मॉन्स्टर के लिए काम कर रहे थे ब्रो। इस मॉन्स्टर को देखते ही रकान का फेंक यानी वो सूट बोलता है ब्रॉकी तू अभी भी जिंदा है? सामने से वो मॉन्स्टर जवाब देता है हाँ, और यहीं पर क्लियर हो जाता है कि इस मॉन्स्टर का नाम ब्रॉकी है। अब वहीं पर रकान का फेंक बोलता है जो मैंने बोला था ना कि डिसेंडेंट के साथ एक गार्ड असाइन किया गया था, वो गार्ड असल में यही मॉन्स्टर था। अब ब्रॉकी बोलता है इट्स बीन अ व्हाइल। रकान तो अभी तक जिंदा है। इस पर रकान का फेंक ब्रॉकी से बोलता है तू भूल गया कि तुझे यहाँ क्यों भेजा गया
गया था डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी इस डिसेंडेंट की हालत देखकर लगता है कि तूने इसके लिए अब तक कुछ भी नहीं किया। ब्रॉकी जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले वो सू को नोटिस करता है और बोलता है एक इंसान। इतना कहते ही वो इमीडिएटली सू की तरफ दौड़ता है और एक अटैक कर देता है। इस अटैक को देखकर रकान का फेंग चिल्लाता है, तेरी इतनी हिम्मत, जिस इंसान को मैंने पोजेस करके रखा है तू उसी पर अटैक कर रहा है। सू उस अटैक को डॉज तो कर लेता है, लेकिन वो अटैक इतना भारी होता है कि डॉज करने के बाद भी सू बहुत दूर जाकर जमीन पर गिर जाता है। भागते हुए बेरू सू की तरफ जाता है और बोलता है, यंग मोनार्क, ये अटैक बहुत ज्यादा हैवी था। बड़ी इस अटैक को लेने के बाद सू बोलता है, आज तक मैंने जितने भी अटैक झेले हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा हैवी अटैक था, जो ब्लीडिंग करने लगता है। तभी वहां पर एक नोटिफिकेशन पैनल खुलता है। हम देखते हैं कि सू का फिजिकल डिफेंस अब बूस्ट हो चुका है, जो पहले 20% था अब बढ़कर 40% तक पहुंच चुका है। आगे बेरू बोलता है, यंग मोनार्क, जब हम लोग यहाँ आए थे तब मैंने एक फेंट ऑरा फील किया था और अब मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये फेंट ऑरा इथालिम का है। इथालिम मतलब आउटर गॉड। आगे बेरू बोलता है, ये इथालिम का ऑरा है और मैं ये साफ तौर पर इस बंदे से फील कर पा रहा हूँ, मतलब उस ब्रॉकी मॉन्स्टर से। वहीं दूसरी तरफ मोनार्क ऑन ऑफ फेंग लगातार ब्रॉकी से सवाल करता रहता है, क्या तू भूल चुका है तुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया था? डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इस पर ब्रॉकी बोलता है, जो कमजोर होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बीइंग के नीचे रहता है, वो उन्हें सपोर्ट करता है और उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। आगे ब्रॉकी बोलता है, ये जो डिसेंडेंट है ये बहुत कमजोर है, मैं इसे कंज्यूम कर जाऊंगा और इसे खाने के बाद मैं बन जाऊंगा रकान के ब्लड का डिसेंडेंट। आगे वो बोलता है, रकान यहाँ पर पहले ही डिफीट हो चुका है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि रकान कमजोर था। ब्रॉकी आगे बोलता है, और अब मैं बनने जा रहा हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। ये बोलकर वो डिसेंडेंट को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर सू आ जाता है और अपने रूलर्स अथॉरिटी का यूज करते हुए एक सिंगल स्लैश मारता है। इस अटैक से ब्रॉकी डिसेंडेंट को छोड़ देता है। सू तुरंत डिसेंडेंट को पकड़ता है और उसे एक सेफ जगह पर ले जाता है। इसके बाद सू वापस आकर पूरी मजबूती के साथ आगे खड़ा हो जाता है। सू बोलता है, मोनार्क ऑन अ फेंग। ब्रॉकी को देखकर साफ लग रहा था कि वो डिसेंडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन सू आगे बोलता है, कोई बात नहीं, इस मॉन्स्टर के साथ मेरा एक अलग ही बिजनेस है। सू आगे बोलता है, ये पहली बार है जब एक शैडो और एक फेंग एक साथ अलायंस बनाकर काम करने वाले हैं। इसके बाद सू मन ही मन बोलता है, इथालिम मतलब आउटर गॉड्स। अब मुझे मेरा पहला क्लू मिल चुका है कि मैं अपने बाप तक कैसे पहुंच सकता हूँ। इतना सुनते ही ब्रॉकी पूरी तरह से रेज मोड में चला जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ, ये कमजोर इंसान मुझे मारने की बात कर रहा है। वो पूरी ताकत के साथ सू की तरफ बढ़ता है और उसी वक्त सू के सामने एक इमरजेंसी क्वेस्ट ओपन हो जाती है। इमरजेंसी क्वेस्ट, हंट द हाइना। ब्रॉकी को हराना होगा सर्वाइव करने के लिए। ब्रॉकी का नाम सुनते ही सू बोलता है, हाइना? फिर आगे बोलता है, हाँ, हाइना गिल्ड। ये अब जाकर सू को समझ आता है कि यही इस गिल्ड का असली नाम है। यहीं पर सो मनी मन बोलने लगते हैं, एक बीस्ट ने एक गिल्ड कैसे क्रिएट कर ली और लोगों को कैसे किडनैप कर रहा है। फिर वो बोलते हैं, डोंट टेल मी, इसके पीछे किसी इटालियन का हाथ है। आगे हम देखते हैं कि ब्रॉकी और सो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हैं। इसी बीच पीछे वो लोग दिखाई देते हैं जिन्हें सो ने बांध कर रखा हुआ था। वो डरते हुए बोलते हैं, मिस्टर ब्रॉकी, ये बंदा कोई आम इंसान नहीं है, ये बहुत पावरफुल है, आप हमें आजाद कर दीजिए, हम आपके साथ मिलकर इसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। लेकिन उसी पल ब्रॉकी आगे बढ़ता है और एक ही मूव में उन सबको खत्म कर देता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि सामने का सीन देखकर सू पूरी तरह स्टन हो जाता है। ये अभी हुआ क्या? हो अगले ही सेकंड सू इमीडिएटली ब्रॉकी पर अटैक कर देता है, लेकिन ब्रॉकी सिर्फ एक हाथ से उस अटैक को डच कर लेता है। सू गुस्से में बोलता है, तुझे क्या लगता है इतने छोटे से रीजन के लिए लोगों को मार देना सही है? जो इस पर ब्रॉकी ठंडे लहजे में बोलता है, इंसान यूजलेस होते हैं और जो स्ट्रांग होते हैं उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, किसी को मारने के लिए भी नहीं। अब इन दोनों के बीच हम एक इंटेंस फाइट विटनेस करते हैं। दोनों लगातार एक दूसरे पर अटैक करते जाते हैं। ब्रॉकी अटैक करता है, सू काउंटर करता है। सू स्टॉर्म स्लैशेस यूज करता है, लेकिन ब्रॉकी पर उसका कोई असर ही नहीं होता। ब्रॉकी हंसते हुए बोलता है, ओके, तेरे पास जो फेंग मोनार्क का रेलिक है ना, वो साइड में पड़ा है, शायद रो रहा है। लाइन खत्म होते ही हम देखते हैं कि मोनार्क का फेंग यानी वो स्वॉर्ड उसके ऊपर स्टेप कर दिया जाता है। ये देखकर सू पूरी तरह शॉक हो जाता है। सू गुस्से में बोलता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। वो तुरंत ऑर्डर देता है, स्पिन भी, और वही होता है। ब्लेड घूमने लगता है, अंदर स्टेप करता हुआ लगातार घूमता जाता है। ये अटैक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी अटैक के दौरान रकान का फेंग ब्रॉकी से बोलता है, ब्रॉकी, तू ऐसा बदल क्यों गया? एक टाइम था जब तू लॉर्ड रकान को बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया? ये सुनकर ब्रॉकी पहले शांत लहजे में बोलता है, मैं रकान को रिस्पेक्ट करता था सीरियसली, लेकिन अगले ही पल वो जिस रेज में जाता है वो बिल्कुल अलग लेवल का था। वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये सच नहीं है, मैंने उन्हें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया था। फिर वो बोलता है, तुझे क्या लगता है मैं ऐसे कमजोर बनकर रहूंगा? और आई कांट, और नेवर एवर करूंगा। ये कहते ही ब्रॉकी रकान के फेंग को तोड़ देता है। स्वॉर्ड टूट जाता है। ये देखते ही सू जोर से चिल्ला उठता है, लेकिन उसी वक्त ब्रॉकी सू पर एक सिंगल हिट करता है और वो हिट बहुत ज्यादा हैवी होती है। सू को सीधा हैवी डैमेज लगता है। डैमेज लेने के बाद सू दर्द में बोलता है, इट हर्ट्स। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर के सारे बोनस क्रैश हो चुके हैं। उस पल सू लगभग गिव अप करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे अपने बाप संग जीनू याद आते हैं, जहां हम देखते हैं कि संग जीनू सीधे आउटर गॉड के सामने खड़ा है और वो बोलता है,
जब मैं सोचता हूँ कि मेरा बाप किसी और जगह पर है, अलग अलग गॉड्स के साथ फाइट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं नहीं गिर सकता। अगर मेरे बाप फाइट कर रहे हैं तो मुझे भी फाइट करना पड़ेगा। ये सोचते ही सू जमीन से उठता है, उसका ऑरा गर्म हो जाता है। वो अपनी शैडो आर्मी को यूज करता है और एक गॉन्टलेट बना लेता है और उसी गॉन्टलेट के साथ वो एक सिंगल शॉट देता है। ये अटैक इतना जबरदस्त होता है कि ब्रॉकी बहुत दूर जाकर गिरता है। इसी बीच हम देखते हैं कि रकान का फेंग वहां टूटा हुआ पड़ा है और वहीं पर वो सोचता है, मेरी पावर इस ब्रोकन ब्लेड से जा रही है, क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ? इस डिसेंडेंट का सर्वाइवल, जो रकान का फ्यूचर फेंग है, क्या मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा? वो आगे सोचते हुए बोलता है, अजीब लग रहा है, सब कुछ अब सू के ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन फिर वो खुद से कहता है, आई वॉन्ट टू फाइट मोर, आई स्टिल वॉन्ट टू फाइट। और तभी वो देखता है कि रकान का डिसेंडेंट उठ खड़ा होता है। उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर रकान का फेंग शॉक हो जाता है। वो बोलता है, ये इस हालत में भी चल रहा है, क्या सू के स्पिरिट ने इसे पूरी तरह जगा दिया है? फिर वो गंभीर होकर बोलता है, अब मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। और फिर आती है वो आखिरी लाइन। वो बोलता है, गिव माई रिमेनिंग स्ट्रेंथ टू द डिसेंडेंट। उसके पास जितनी भी स्ट्रेंथ बची होती है वो सारी की सारी रकान के डिसेंडेंट को दे देता है। वो पूरी तरह उसके साथ इन्फ्यूज हो जाता है। उसकी पावर रकान का डिसेंडेंट पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। और वहीं पर दूसरी साइड हम देखते हैं सो स्ट्रगल कर रहा है। बेरू ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि बेरू के पास ना उसका फुल फॉर्म है, ना मैजिकल पावर। इसी वजह से वो बस देख सकता है। वो वॉरिड है क्योंकि सू मरने वाला है। हम देखते हैं सू का एचपी सिर्फ 21 एचपी बचा है। ब्रो, समझ रहे हो? सू खुद से बोलता है, मुझे लगा था मैं स्ट्रांग बन चुका हूँ, लेकिन क्या मैं इस लेवल के मॉन्स्टर के साथ जीत सकता हूँ? भाई उसी वक्त हम देखते हैं कि ब्रॉकी सामने से चलता हुआ आता है। वो बोलता है, एज एन इंसेक्ट, तू कुछ ज्यादा ही बचने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अचानक पूरा जोर लगाकर अटैक करता है और चिल्लाता है, जस्ट डाई ऑलरेडी। वो अटैक करने ही वाला होता है और तभी रकान का डिसेंडेंट सामने आ जाता है और ब्रॉकी को बाइट कर लेता है। ये सीन बहुत तगड़ा है। रकान का डिसेंडेंट शैडो मोनार्क की मदद कर रहा है। दुश्मन होते हुए भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और आगे हम लोग देखते हैं एक नोटिफिकेशन पैनल सामने आता है। उस पर लिखा होता है, रकान का डिसेंडेंट यहाँ पर प्लेयर को रिस्पेक्ट शो कर रहा है। इसके तुरंत बाद एक और नोटिफिकेशन आता है। उस पर लिखा होता है, क्या तुम रकान के डिसेंडेंट को एज अ कंपेनियन रिक्रूट करना चाहते हो? इसे देखकर सू पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो बोलता है, रकान का डिसेंडेंट, ये वही है जिसे मैंने पहले देखा था और मैं इसे एज अ कंपेनियन रिक्रूट कर सकता हूँ। अगले ही पल वो रियलाइज करता है कि रकान का फेंग ऑलरेडी खुद को सैक्रिफाइस कर चुका है। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। तो वो बोलता है, ओके ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करते ही एक नोटिफिकेशन पैनल फिर से खुलता है। उस पर लिखा होता है, यू हैव सक्सेसफुली रिक्रूटेड द फैंग ऑफ रेकन डिसेंडेंट। जैसे ही वो इसे रिक्रूट करता है, इमीडिएटली सू के दिमाग में कुछ मेमोरीज आने लगती हैं। वो पुराने समय को देखने लगता है कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था। हम देखते हैं कि ब्रॉकी और रकान का डिसेंडेंट एक साथ यहाँ बैठे हुए थे। वहां पर ब्रॉकी बोलता है, रकान मर चुका है शैडो मोनार्क के साथ फाइट करके, लेकिन अब हमें यहाँ पर सर्वाइव करना पड़ेगा। हम ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके हैं, तुम्हें सर्वाइव करना पड़ेगा। फिर ब्रॉकी रकान के डिसेंडेंट से बोलता है, मेक श्योर फ्यूचर में तुम स्ट्रांग बनो, अच्छे से ग्रो करो, क्योंकि तुम्हें एक दिन लॉर्ड रैकन की जगह लेनी है। सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा होता है, लेकिन सडनली रकान का डिसेंडेंट कुछ फील करता है और तभी हम देखते हैं कि कुछ बीइंग्स वहां पर आ जाते हैं। उनके आते ही ब्रॉकी ऑटोमेटिकली झुक जाता है और बोलता है, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? ये बीइंग्स बहुत वियर्ड थे। हम देखते हैं एक औरत जिसकी गोद में एक बच्चा है। वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा नहीं था। वो औरत बोलती है, ये इनफ है। फिर वो आगे कहती है, ये जो बीस्ट है इसे देखकर लग रहा है ये हमारे काम आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो औरत ब्रॉकी की आंखों में एक क्रिस्टल टाइप इम्प्लांट डाल देती है। जैसे ही इम्प्लांट होता है, ब्रॉकी जोर से चिल्लाने लगता है। इम्प्लांट करने के बाद वो औरत ब्रॉकी को ऑर्डर देती है, हाय ना ब्रॉकी, आज से तुम्हारा काम है इंसान को किडनैप करके हमारे पास भेजना। वो ये भी ऐड करती है, जो चीज तुम्हारी आंखों में इम्प्लांट की गई है उससे तुम्हें पावर मिलेगी, तुम्हारी पावर बूस्ट होगी, लेकिन ये पावर डिपेंड करेगी यूजर के ऊपर, यूजर कितना स्ट्रांग है। इम्प्लांट होने के बाद ब्रॉकी कंप्लीटली बदल जाता है। जो ब्रॉकी हम अभी देख रहे हैं वो ऐसा नहीं था, वो अच्छा था, लेकिन उसे पोजेस किया गया है। उसके अंदर कुछ इम्प्लांट किया गया है जिसकी वजह से वो ऐसा बन चुका है। ये मेमोरीज देखने के बाद सू कंप्लीटली शॉक हो जाता है। वो बोलता है, जिसने उसकी आंखों में वो चीज इम्प्लांट की वो कौन है? वो रियल कल्प्रिट है? क्या वो इथलीम से रिलेटेड है? सू आगे सोचता है, मेरे पास अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है जिससे मैं उसे डिफीट कर सकूं। लेकिन तभी सडनली एक और नोटिफिकेशन पैनल आता है। उस पर लिखा होता है, क्वेस्ट हैज द राइट ड्यू टू द रिक्रूटमेंट ऑफ ए कंपेनियन। आगे एक और नोटिफिकेशन पैनल आता है। उस पर लिखा होता है, बॉन्ड स्किल एक्टिवेटेड। जैसे ही फेंग मोनार्क का डिसेंडेंट उसका कंपेनियन बन जाता है तो यह स्किल एक्टिवेट हो जाती है और सू इसे यूज कर पाता है। अब आगे हम देखते हैं, स्किल एक्टिवेट होते ही चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल जाती है। इसे देखकर बेरू बोलता है, हमारे यंग मोनार्क का फॉर्म चेंज हो रहा है, पता नहीं यह फॉर्म कैसा होगा। इसी दौरान ब्रॉकी खुद को रोक नहीं पाता और सू पर अटैक कर देता है। अटैक होते ही कुछ स्ट्रेंज होता है और तभी हम देखते हैं सुहू कंप्लीटली बदल चुका है। यह सुहू का एक बिल्कुल अलग फॉर्म है, जहां सुहू और फेंग मोनार्क का डिसेंडेंट एक बन चुके हैं। लिटरली यह फॉर्म बहुत ही शानदार लग रहा है। आगे सू ब्रॉकी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, माई बॉडी फील्स लाइट, और मेरे सेंसेस अब बहुत ज्यादा शार्प हो चुके हैं। इसके बाद सू जो भी अटैक करता है उसे देखकर ब्रॉकी शॉक हो जाता है। वो बोलता है, क्या ये वही इंसान है जिसके साथ मैं पहले फाइट कर रहा था? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इतना बदल कैसे गया? लेकिन यहाँ ब्रॉकी के पास कोई चांस नहीं था। सुहू टोटल डोमिनेंस शो कर रहा था ब्रो। ब्रॉकी चिल्ला चिल्लाकर अटैक करता है, लेकिन सुहू बिना ज्यादा एफर्ट के उसे ओवरपावर कर देता है और लास्ट में सुहू मार्शल आर्ट्स का यूज करते हुए एक नया स्किल एक्टिवेट करता है जो उसने अभी अभी अनलॉक किया था, वन सिंगल शॉट, और ब्रॉकी कंप्लीटली खत्म हो जाता है। और वहीं हम देखते हैं फेंग
मोनार्क का डिसेंडेंट भी बदल चुका है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है, साइज में भी और प्रेजेंस में भी। वो अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। ब्रॉकी मरते हुए बोलता है, लॉर्ड रकान, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। यह बोलते ही वो मर जाता है। ब्रॉकी को डिफीट करने के बाद सू का लेवल इंक्रीज हो जाता है और वहीं पर सू बेरू से सवाल करता है, बेरू, तुमने कहा था कि तुम्हें ब्रॉकी से इथलीम की एनर्जी फील हुई थी, राइट? मैंने भी ब्रॉकी की पुरानी मेमोरीज देखी हैं। जो हंटर्स यहाँ डंजन में आए थे उन्होंने ब्रॉकी की आंखों में कुछ इम्प्लांट किया था। क्या वो हंटर्स इथलीम्स से जुड़े हुए हैं? ब्रॉकी पर अटैक करने के पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस पर बेरू जवाब देता है, वो लोग डायरेक्ट इथलीम नहीं हैं क्योंकि आउटर गॉड्स ऐसे मूव नहीं करते, लेकिन आउटर गॉड्स अपने सोल्जर्स को यूज करते हैं। बेरू आगे बोलता है, हंटर्स ने जो किया है शायद उसका कनेक्शन इस दुनिया में होने वाले फ्यूचर इन्वेजन से है। यह सुनकर सुहू बोलता है, इसका मतलब आउटर गॉड्स के सोल्जर्स इस अर्थ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। सुहू आगे कहता है, काश मुझे उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती। लेकिन तभी बेरू बोलता है, देयर इज अ वे। अगर मैं ब्रॉकी का कॉर्प्स कंज्यूम कर लूं तो उसकी सारी मेमोरीज मेरे पास आ जाएंगी, मेरा माना रिकवर हो जाएगा और मुझे अपना फुल फॉर्म वापस मिल सकता है। इन सब के बाद सुहू फेंग मोनार्क का डिसेंडेंट से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ आओगे? मैं तुम्हें एक जगह से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। वहीं पर हम देखते हैं फेंग मोनार्क का डिसेंडेंट सुहू के साथ चलने लगता है। वो सुहू के साथ खुश है। तभी सामने एक गेट ओपन होता है और वो दोनों उस गेट के अंदर चले जाते हैं। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा यह सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब तुम्हारा काम है जल्दी से जल्दी 2000 कमेंट्स कंप्लीट करना, वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा भाई जितनी जल्दी हो सके नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाएगा। चलो जल्दी से कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करता हूँ। तब तक के लिए टाटा। सोलो लेवलिंग रैग्नारोक चैप्टर 14 और 15 में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था सुहू का फाइनल फाइट ब्रोकी यानी बो हायना के साथ होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सुहू रकान फेंग के डिसेंडेंट की मदद से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो ब्रोकी को डिफीट कर देता है। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वही हायना यानी रकान का डिसेंडेंट ब्रोकी को देख रहा होता है। वो बहुत ज्यादा दुखी है। बेरू और सुहू दोनों यह सब देख रहे होते हैं। तभी बेरू कहता है, बहुत अच्छा काम किया यंग मोनार्क। सुहू जवाब देता है, बेरू, तुमने सेंस किया था ना इथरीम की एनर्जी ब्रोकी के अंदर से? तुम्हें पता है मैंने फैंग मोनार्क के सक्सेसर की मेमोरीज देखी थी। उन मेमोरीज में मैंने कुछ हंटर्स देखे थे या फिर ऐसे लोग जिन्होंने ब्रोकी की आंखों के अंदर कुछ इम्प्लांट किया था और उसी वजह से ब्रोकी ऐसा बन गया। सुहू आगे कहता है, क्या हो सकता है कि वही लोग इथरीम्स के सर्वेंट्स हों और अगर ऐसा है तो उन्होंने ब्रोकी पर अटैक क्यों किया? बेरू जवाब देता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग सीधे इथरीम्स की तरफ से आए हों क्योंकि आउटर गॉड्स अपने सर्वेंट्स को सिर्फ इवेंट्स ऑल्टर करने के लिए यूज करते हैं। उनके एक्शंस सिर्फ इस दुनिया को इन्वेड करने के लिए होते हैं और कुछ नहीं। यह सब सुनकर सुहू कहता है, ठीक है, मुझे और जानना है, लेकिन ब्रोकी मर चुका है तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? बेरू कहता है, यंग मोनार्क, एक रास्ता और है। आपको याद है ना, मैं जब भी किसी को खाता हूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है। अगर मैं ब्रोकी की मेमोरीज अक्वायर कर लूं उसकी कॉर्प्स खाकर तो हो सकता है मेरा मैजिक भी रीजनरेट हो जाए। यह सुनकर सुहू पहले बेरू की तरफ देखता है फिर उस हायना की तरफ और कहता है, गाइस, अभी इसका कोई नाम नहीं है तो अभी मैं इसे हायना ही कहूंगा। नाम आने के बाद नाम यूज करेंगे। सुहू देखता है कि वो हायना बहुत ज्यादा दुखी है। तभी वो उसे बुलाता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। हायना सुहू की तरफ देखता है और फिर उसे लिख करने लगता है, मतलब वो भी बहुत खुश है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो डंजन में जाने वाले हैं यानी शैडो डंजन के अंदर। सुहू बेरू से कहता है, बेरू, सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। बेरू जवाब देता है, यंग मोनार्क, आप बहुत अच्छे हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम शैडो डंजन के अंदर होते हैं। बेरू, सुहू और बो हायना तीनों वहां आ चुके हैं। बेरू पूछता है, यंग मोनार्क, आप इसे शैडो डंजन के अंदर क्यों लेकर आए हैं? सुहू कहता है, क्योंकि फैंग मोनार्क के सक्सेसर को एक जगह चाहिए रहने के लिए। बेरू कहता है, क्या आप इसे यहां रहने देंगे? सुहू जवाब देता है, देखो, अब हम दोस्त हैं और वैसे भी अगर इसके पास गार्डियन या सैंक्चुअरी नहीं रही तो ये पागल हो जाएगा। नोटिफिकेशन आता है, कॉमरेड, फैंग सक्सेसर, प्लीज डिसाइड अ नेम। देख के सुहू उस हायना को देखता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारा नाम रखूं? हम, ठीक है, तुम्हारा कलर ग्रे है तो आज से तुम्हारा नाम ग्रे। बेरू यह देखकर सोचता है, जैसा फादर वैसा ही सन। लेकिन हायना यानी ग्रे को यह नाम बहुत पसंद आता है। सीन फिर शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि शैडो रेल्म के अंदर एक नया हिस्सा बना दिया गया है, एक ऐसा डोमेन जहां ग्रे रह सकता है। इसे फैंग्स डोमेन बनाया जाता है और ग्रे को उस डोमेन का मास्टर। सुहू बेरू से पूछता है, बेरू, ये यहां खाएगा क्या? बेरू जवाब देता है, इसके अंदर फैंग मोनार्क का ब्लड है, ये कुछ भी खा सकता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या मॉन्स्टर्स, जो भी इसके सामने आएगा ये खा सकता है। यह सुनकर सुहू हंसता है और कहता है, हम सच में लकी हैं और वैसे भी हमारे पास अभी कुछ मॉन्स्टर्स हैं यहाँ जिनका टेक केयर करना है, तो अब मैं सब कुछ ग्रे पर छोड़ता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहां एक गॉब्लिन आता है और ग्रे उसे देखते ही उस पर हमला कर देता है। वह एक ही वार में उसे मार देता है। वहां हम देखते हैं कि बेरू और सहो दोनों मिलकर ग्रे को लड़ते हुए देख रहे होते हैं। फिर हम ग्रे को कुछ और गॉब्लिन्स से लड़ते हुए देखते हैं। नोटिस में दिखाया जाता है कि उसे वल्फ स्लेयर का टाइटल मिल चुका है, जिसके कारण उसका स्किल अब 40% तक बूस्ट हो जाएगा। तभी वह अपना क्वेस्ट देखता है जिसके अंदर उसे फैंग बना के एक डिसेंडेंट को ढूंढना होगा और उसके बाद उनके साथ दोस्ती करनी होगी। यह देखकर बेरू कहता है, क्या ये मेरे लॉर्ड के पास था?
यह तो पहले कभी नहीं था। मुझे जितना लगता है तुम्हारा यह लेवल अप सिस्टम एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जो संग जिम्बू द शैडो मोनक के पास था। इसके अंदर जो खराबपन था वह अब दूर हो चुका है। सहू पूछता है, क्या खराबपन? बेरू कहता है, जब संग जिम्बू पहली बार लेवल अप कर रहा था और उसे सिस्टम मिला था, वह सिस्टम एक ऐसे इंसान ने बनाया था जो उसे यूज कर रहा था। वह उसकी बॉडी को ताकतवर बना रहा था, वो भी शैडो मोना की विजल के लिए। तय अगर ऐसा हो जाता तो संग जिम्बू की आत्मा वहीं मर जाती, लेकिन उसने इसके खिलाफ फाइट की, खुद शैडो मोनार्क बना और उसी को मार दिया। अब वह एक ऐसा ग्रेट बीइंग बन चुका है जिसे फाइट के जरिए लेवल अप की कोई जरूरत नहीं है। सहू कहता है, तो क्या सिस्टम मुझे शैडो मोनक बनाना चाहता है? बेरू जवाब देता है, नहीं, इस दुनिया में बस एक ही शैडो मोनक होगा। सिस्टम तुम्हें गाइड कर रहा है, प्रोग्रेस की तरफ ले जा रहा है। जो भी नए फंक्शंस तुम्हें दिख रहे हैं वे सब तुम्हारी भलाई के लिए हैं। सहू सिस्टम स्टेटस विंडो खोलता है। हम देखते हैं लेवल 16, एक्सपी बहुत बढ़ चुकी है, स्टैमिना और बाकी स्टैट्स भी काफी बढ़ चुके हैं। वह सोचता है, मेरे पास कोई क्लास नहीं है, फिर भी मैं अब लेवल 1 से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं अभी कमजोर हूं। अगर ग्रे और मेरा बॉन्ड स्किल न होता तो मैं ब्रोकी से हार जाता। अगर सिस्टम मेरे साथ सही से काम करे तो शायद मैं सारे क्वेस्ट जल्दी क्लियर कर पाऊं और शायद मॉम डैड से भी मिल सकूं। वह नीचे उतरता है और बेरू से पूछता है, इधर रिम्स के बारे में कोई क्लू? बेरू कहता है, मेमोरी स्कैन में तारी या उसके दूध का कुछ नहीं मिला, लेकिन एक मेमोरी में उस आदमी का जिक्र है जिसने हाइना गिल्ड बनाई थी सिर्फ ब्रोकी के लिए, ताकि वह ह्यूमंस को किडनैप कर सके। सहू कहता है, गिल्ड रीपर, वहीं से इथरिम्स की और जानकारी मिलेगी। सीन शिफ्ट होता है। गिल्ड के अंदर एक फोन बजता है। ओ हेलो, मैं हूं तेग, क्या तुम साउथ ईस्ट गए थे रेड के लिए? मोई की सामने से आवाज आती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या तुमने हाइना इंसिडेंट देखा? यह तुमने तो नहीं किया? क्या मतलब है? हाइनास तो एनिमल्स होते हैं, जू में रहते हैं। फोन पर गुस्से में आवाज आती है, टॉपिक मत बदलो लिमिनसंग, मैं तेगू हूं, याद है? मैं तुम्हारा कमीशन पहले ही कंफर्म कर चुका हूं, अब द एसोसिएशन तुम्हारे पीछे आएगा। यन वह हंसकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा लॉयर सब टेक केयर कर लेगा। जवाब आता है, इतना कॉन्फिडेंट मत बनो, द एसोसिएशन चेयरमैन तुम्हारे लिए ईजी नहीं होगा। और फोन कट जाता है। वह गुस्से में कहता है, हाउ डेयर ही, कुछ समय पहले तक ये मेरा ड्राइवर था, एक ही दिन में यह सब कुछ हुआ और वह एस रैंक बन गया, और अब वही मुझ पर ऑर्डर देता है। चेयरमैन वह गुस्से में टेबल पर जोर से मुक्का मारता है और टेबल टूट जाती है। वह उसी बंदे के बारे में बोलने लगता है जिसने हाइना गिल्ड के ब्रोकी को मारा था। वह कहता है, उसके बारे में सिर्फ इतना पता चला है कि वह मास्क पहनता है और एक यंग लड़का है, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे अटेंशन दूं। अभी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बजन्नी तभी वह अपनी पॉकेट से एक बॉल जैसी चीज निकालता है जिसके अंदर डस्ट जैसा कुछ दिखाई देता है। यह है लीमन सियांग, रीपर गिल्ड का वाइस लीडर। वह उस बॉल को देखते हुए कहता है, हंटर सिमुले स्टारडस्ट, अगर एक बार इसका बिजनेस हिट कर गया तो उसके बाद कोई भी मुझे नीचा नहीं देखेगा। तो सीन शिफ्ट होता है। शैडो डंजन के अंदर हम देखते हैं कि ग्रे अपने सामने आए सारे गॉब्लिन्स को मार चुका है। बेरू उसे देखते हुए कहता है, तुम अच्छा फाइट कर रहे हो। वह ग्रे से कहता है कि जितना उसे खाना है उतना खा ले। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लगातार फाइट करने के बाद ग्रे बदल भी चुका है, जो साहो को थोड़ा अजीब लगता है। नोटिफिकेशन आता है, ग्रे ने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट गैदर कर लिया है कि अब वह प्लेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है। यह देखकर साहो बेरू से कहता है, मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट और ज्यादा बढ़ चुका है, वो भी ग्रे की वजह से। क्या यह नॉर्मल है? बेरू कहता है, मुझे पूरी तरह श्योर तो नहीं है, लेकिन यह शैडो सोल्जर जैसा ही है। जैसे शैडोज तुम्हारे लिए फाइट करते हैं वैसे ही ग्रे भी है। बनो यह सुनकर साहो कहता है, अगर ऐसा है तो अब से मैं ग्रे को बस फाइटिंग करने ही दूंगा। तभी उसके सामने स्टेटस विंडो ओपन होती है। डेली क्वेस्ट नोटिफिकेशन, 100 गॉब्लिन्स को मारो, गॉब्लिन डिक्यूरियन, 10 को मारो, गॉब्लिन सेंचुरियन, 1 को मारो। वह कहता है, डेली क्वेस्ट, यानी अगर यह क्वेस्ट है तो यहां कोई रिवॉर्ड भी होगा और शायद यह मुझे हर दिन मिलेगा, लेकिन इतने बड़े एरिया में 100 गॉब्लिन्स ढूंढना आसान नहीं होगा। तभी वह अपनी इन्वेंट्री खोलता है और गॉब्लिन हॉर्न को देखता है। उसे देखकर वह खुश हो जाता है क्योंकि पहली फाइट के बाद उसने इसे उठा लिया था। वह फिर गॉब्लिन हॉर्न बजाता है और हमें पता है गॉब्लिन हॉर्न बजने का मतलब क्या होता है। आसपास के सारे गॉब्लिन्स उसकी तरफ आने लगते हैं और आते ही सब मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। सहू मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। बस बेरू कहता है, आपने गॉब्लिन हॉर्न का यूज किया, सच में अमेजिंग। वादे अब सहू फाइट के लिए तैयार होता है। वह एक एक करके सारे गॉब्लिन्स को बेहद बेरहमी से मारने लगता है। आसानी से मारने के बाद वह सोचता है, लगता है गॉब्लिन्स अब इतने इंटरेस्टिंग नहीं रहे। तभी उसके सामने गॉब्लिन्स की एक पूरी आर्मी दिखाई देती है। वह कहता है, एक एक करके नहीं, सबको एक साथ आना चाहिए। वह जिन गॉब्लिन्स को पहले मार चुका था उनसे कहता है, अराइज, और कहते ही सारे गॉब्लिन्स उठ खड़े होते हैं। अब सिर्फ ग्रे ही नहीं बल्कि सहू के शैडो सोल्जर गॉब्लिन्स भी फाइट करने लगते हैं। कुछ देर बाद नोटिफिकेशन आता है, 100 में से 107 गॉब्लिन्स मारे गए, 10 में से 10 डिक्यूरियन मारे गए, 8 सेंचुरियन मारा गया। 3 घंटे की लगातार फाइट के बाद ग्रे पूरी तरह थक चुका है।
नोटिफिकेशन आता है, तुमने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीशन रिवॉर्ड अराइज हो चुका है। क्या तुम अपना रिवॉर्ड चेक करना चाहोगे? साहो इसे देखकर सोच में पड़ जाता है। बेरू पूछता है, कोई प्रॉब्लम है यंग मोनक? साहो कहता है, स्टेटस कुछ अलग लग रहा है। सारी कंडीशंस मीट होने के बाद भी कुछ ऑनफ है। इसके बाद भी कुछ तो अजीब है। तभी वह हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक और हाइडन सिनेरियो हो सकता है? हाँ, शायद यह सिस्टम टेस्ट करना चाहता है कि मैं और कितना फाइट कर सकता हूं। ये दूसरी तरफ ग्रे यह सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसे अब और लड़ना होगा। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि हॉर में से 200 गॉब्लिन्स मारे जा चुके हैं। 10 में से 20 और 8 में से 2 डबल हो चुका है। जितनी भी रिक्वायरमेंट थी सब पूरी हो चुकी है, लेकिन अब ग्रे की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। नोटिफिकेशन आता है, तुमने द हाइडन क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तुम्हें और ज्यादा रिवॉर्ड्स मिले हैं। क्या तुम एक्सेप्ट करना चाहोगे? यह देखकर सहो थोड़ा चौंक जाता है। दूसरी तरफ ग्रे की हालत और भी खराब है। वह रिवॉर्ड्स को चेक करता है। पहले स्लॉट में हेल्थ रेस्टोरेशन, दूसरे स्लॉट में एबिलिटी पॉइंट्स को 3-3 पॉइंट तक बढ़ाना, तीसरे स्लॉट में ब्लेस्ड रैंडम बॉक्स या कास्ट रैंडम बॉक्स। वह पहला स्लॉट एक्सेप्ट करता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है। वह सोचता है, मैं बिल्कुल वैसे ही रिकवर हो गया हूं जैसे लेवलिंग शुरू करते वक्त था। शायद इस रिवॉर्ड को मैं बाद के लिए भी रख सकता था जब मैं फिर से ज्यादा हर्ट हो जाता। वह दूसरा रिवॉर्ड एक्सेप्ट करता है। अब उसका हर एक एबिलिटी पॉइंट 3-3 करके बढ़ चुका है। आखिर में वह लूट बॉक्स को देखता है। ब्लेस्ड रैंडम बॉक्स उसे वो देगा जो वह विश करेगा। कास्ट रैंडम बॉक्स उसे वो देगा जिसकी उसे जरूरत होगी। सहो सोचता है, अगर मैं विश करूंगा तो बहुत कुछ विश कर सकता हूं और वो बहुत ब्रॉड हो जाएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। शायद जो मैं विश करूं उसकी मुझे बाद में जरूरत ही ना पड़े। इसलिए वह कास्ट रैंडम लूट बॉक्स खोलता है। बॉक्स खुलते ही हम देखते हैं वल्कन की हॉर्न के साथ एक गॉनलेट। डिफिकल्टी लेवल अननोन अटैक पावर 40। यह देखकर सहो बहुत खुश हो जाता है। वह गॉनलेट पहनता है। अब उसका फिजिकल डैमेज 30% कम हो जाता है। इसका मतलब अब वह और ज्यादा डेमन्स को हंट कर पाएगा। वह कहता है, यह थोड़ा ज्यादा हैवी है। इसका मतलब अब मुझे अपने सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डालने होंगे। ये उसके स्ट्रेंथ पॉइंट्स 35 से बढ़कर 45 हो जाते हैं। सहो हंसते हुए कहता है, अब अगर मैं और डेमन्स को हंट करूं तो अपने वेपन को और ज्यादा अपग्रेड कर सकता हूं। तभी स्टेटस विंडो ओपन होती है। कंपेनियन ग्रे का ट्रस्ट लेवल बदल चुका है। रिस्पेक्ट प्लस फियर। यह देखकर सहो कंफ्यूज हो जाता है। बेरू समझाता है, माय लॉर्ड काकूरंग। काकूरंग उसके नए रूप का नाम है। वो कोई शैडो सोल्जर नहीं है। अरे उसके पास अपनी खुद की फाइटिंग इंस्टिंक्ट है। आज के लिए आप रेस्ट कीजिए, मुझे भी कुछ काम है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सहो शैडो डंजन से बाहर आ चुका है। बाहर आते ही वह बेरू से पूछता है, जिस गिल्ड के बारे में तुम बता रहे थे वो हायना गिल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। उसका नाम रीपर गिल्ड था, है ना? बेरू कहता है, इंडीड। सहो सोचता है, अब मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू करूं? तभी वह अपना मोबाइल देखता है। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है इंस्ट्रक्टर हाई की तरफ से। सुओ प्लीज मदद करो, प्लीज। सीन शिफ्ट होता है सियोल। स्टेशन फील्ड में हम देखते हैं वहां पर इंस्ट्रक्टर खड़ा है जो सू को आने के लिए थैंक्स कहता है। फिर वह कहता है, मुझे आज एक डेंजर जोन के अंदर जाना था कलेक्टर ड्यूटी के हिसाब से, लेकिन हमारे जितने भी कलेक्टर्स थे वो सारे के सारे मिसिंग हैं। जितना मुझे लगता है वो लोग शायद कहीं और चले गए होंगे, बैठकर ड्रिंक कर रहे होंगे। यह सुनकर सू थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन फिर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इंस्ट्रक्टर उसे वही ड्रेस देता है जो उसने खुद पहना हुआ था। सो पूछता है, क्या यह पहनना जरूरी है? इंस्ट्रक्टर कहता है, हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हम माइनर्स से भी ज्यादा डेंजरस जगह में जाने वाले हैं। माइनर्स का काम सिर्फ माइन करना होता है, लेकिन हम उनके पीछे रहते हैं। जो मॉन्स्टर्स वो मारते हैं हम उनके पीछे जाकर कलेक्ट करते हैं। इसीलिए कलेक्टर्स को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी मॉन्स्टर आकर उन पर हमला कर सकता है। इसलिए यह गियर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तभी जो हंटर्स आने वाले थे वो वहां पहुंच जाते हैं। एक बंदा कलेक्टर्स को देखकर कहता है, इतने कम कलेक्टर्स, नंबर इतना लो क्यों है? इंस्ट्रक्टर माफी मांगता है और कहता है, आई एम सॉरी, जितने भी कलेक्टर्स थे वो सारे मिसिंग हैं। यह सुनकर वो बंदा गुस्से में आ जाता है, तुम दोनों मिलकर क्या कर लोगे? तुम्हें पता भी है रीपर गिल्ड ने इस टिकट के लिए कितने पैसे दिए होंगे। डांटकर वह वहां से चला जाता है। इंस्ट्रक्टर सू के पास आता है और कहता है, मैं तो कलेक्टर टीम का टीम लीडर भी नहीं हूं, सोचो इन्हें थोड़ा सबक सिखा दो। सू उन्हें जाते हुए देखता है और सोचता है, 4 D रैंक मिजेस, 4 D रैंक कॉम्बैटेंट्स और एक C रैंक हीलर। वही बंदा पार्टी लीडर है जो अभी डांट रहा था। विनु तो रैंडम बॉक्स से मुझे हीलर मिला होता तो शायद काम आ जाता, लेकिन यहां तो कोई ऐसा डिवाइन नहीं दिख रहा। और इंस्ट्रक्टर ने कहा था सारे कलेक्टर्स मिसिंग हैं। क्या ये टाइप के डंजन्स रीपर गिल्ड के साथ जुड़े हुए हैं? क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है? मुझे तो नहीं लगता। वो लोग धीरे धीरे डंजन के अंदर एंटर करते हैं। तभी अंदर एक इंसान को जलते हुए देखते हैं, वो भी ब्लू फ्लेम में। 3 खतरनाक मॉन्स्टर्स मिलकर उसे जला रहे होते हैं। सू सोचता है, कुछ तो बहुत गड़बड़ है, कुछ बहुत डेंजरस होने वाला है। अब आगे क्या होगा?
क्या वो मॉन्स्टर्स सबको मार देंगे या फिर सू सबको बचा पाएगा? जानने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और देखते रहो। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 16 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डंजन से वापस आने के बाद सहो को उसका इंस्ट्रक्टर यानी दोए मदद के लिए बुलाता है। सहो वहां पहुंचता है और कलेक्टर के तौर पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं से वो एक डंजन के अंदर जाता है जहां पहुंचते ही उसे महसूस होता है कि यहां कुछ खतरा है। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वही सारे हंटर्स आगे बढ़ते हैं। तभी एक बंदा सामने फायर को ब्लो अप करता है और कहता है, चलो अब सभी फाइट के लिए तैयार हो जाओ। इन सभी हंटर्स अपने अपने हथियार और इक्विपमेंट के साथ फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं लिजर्ड टाइप बीस्ट जो उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो बंदा पीछे देखते हुए कहता है, कलेक्शन टीम, अगर अभी कोई काम नहीं है तो हमारे साथ रहो, हमारे पीछे पीछे रहो और जैसे ही मौका मिले काम शुरू करो। इंस्ट्रक्टर सहो से कहता है कि वो चाहते हैं कि हम उनके पीछे चलें। दूसरी तरफ सहो सोचता है, लिजर्ड बीस्ट, मैंने तो सोचा था कोई डेमन टाइप बीस्ट आएगा क्योंकि लूट बॉक्स ने मुझे बाल्कन के हॉर्न दिए थे। फिर भी सबको एक साथ लड़ते हुए देखना उसके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। वो सोचता है कि शायद ये उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये सीखने की कि कैसे मल्टीपल हंटर्स के साथ कोऑपरेट करके फाइट किया जाता है। तभी वो अपना शैडो डैगर निकालता है और कहता है, अराइज। और ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां उसके सारे शैडो सोल्जर्स एक एक करके सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर सहो सोचता है, जैसे जैसे मेरा इंटेलिजेंस स्टैट बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे शैडो सोल्जर्स की लिमिट भी बढ़ती जा रही है। कम से कम अब तक मैं 7 शैडो सोल्जर्स अपने पास रख सकता हूं। बहुते दूसरी तरफ लिजर्ड टाइप बीस्ट को मारने के बाद वो बंदा आगे देखता है और कहता है, लगता है ये जगह पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। अरे पीछे से दूसरा बंदा पूछता है, अभी? ये वो बंदा जवाब देता है, हाँ, क्योंकि अभी हम आगे नहीं जा सकते। कलेक्टर्स टीम सिर्फ 2 लोग हैं और वो मदद नहीं कर सकते, वो बस हमें होल्ड बैक कर रहे हैं। लेकिन तभी जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पूरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि कलेक्टर्स का काम पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, वो भी शैडो सोल्जर्स की मदद से। वो हैरानी से सामने देखते हुए सोचता है, क्या सच में कलेक्शन का काम पूरा हो चुका है? ये वो सहो की तरफ देखकर पूछता है, क्या ये सब तुम्हारे हैं? सहो शांत आवाज में कहता है, हाँ। ये सुनते ही वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से कहता है, प्लीज हमारे लिए एक एक्सक्लूसिव कलेक्टर बन जाओ, हमारे अटैक स्क्वाड के लिए। पे सहो कहता है, वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि अपना काम कंटिन्यू करूं एज ए कलेक्टर। वो बंदा तुरंत बोलता है, ऑफ कोर्स, तुम्हारी सैलरी कलेक्शन इंडस्ट्री में अब तक की हाईएस्ट होगी, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तभी पीछे से एक बंदा आवाज देता है, कैप्टन जरा यहाँ देखिए, कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। ये वो आगे कहता है, हमें एक डेड बॉडी मिली है और वो भी एक सिविलियन की। ये सुनते ही सब पीछे देखते हैं और वहां हम देखते हैं एक इंसान की बॉडी पूरी तरह जली हुई। वो बंदा उसे देखकर बस एक शब्द कह पाता है, क्या? कैप्टन कहता है, क्या सच में ये डेड बॉडी है? दूसरा बंदा कहता है, हाँ, देखने से तो सिविलियन लग रहा है, लेकिन हमने कभी ऐसे मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं सुना जो फायर यूज करते हों, वो भी सील्ड स्टेशन में। इंस्ट्रक्टर सुहो से पूछता है, सुहो क्या ये पॉसिबल है? सुहो कहता है, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, पर ये मिस्ट बर्न है। वो बंदा शॉक होकर कहता है, क्या मिस्ट बर्न? वो नई स्पीशीज जो ब्लू फ्लेम से जलाते हैं? सुहो जवाब देता है, हाँ, मैं श्योर हूँ क्योंकि हमने इनका सामना पहले किया है। रॉन्ग डिसीजन। कुछ देर बाद और लोग चिल्लाते हैं, कैप्टन यहाँ भी डेड बॉडीज हैं। एक के बाद एक कई जगहों पर सिविलियन कॉर्प्सेस मिलने लगते हैं। एक बंदा पूछता है, कैप्टन क्या हमें ये रिपोर्ट करना चाहिए हंटर एसोसिएशन को? यश कैप्टन सोचता है और कहता है, ये फिनोमेनॉन अजीब है, लेकिन ये सिविलियंस हैं, हंटर्स नहीं, और हमारे पास डी रैंक और सी रैंक अवेकन बीइंग्स हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सुहो हैरान रह जाता है। वो सोचता है, इतनी डेंजरस सिचुएशन में ये लोग आगे जाना चाहते हैं। वो वार्न करता है, ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन कैप्टन बोलता है, हे, मैं इस टीम का लीडर हूँ, डिसीजन मैं लूंगा और कलेक्शन टीम का काम सिर्फ क्लीन अप करना है। डीमन साइड सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वहीं दूसरी तरफ बीस्ट्स के बीच कई इंसान जल रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। एक बीस्ट कहता है, द फायर पावर इज डिसिपेटिंग, फायरवुड सप्लाई कैसी चल रही है? वहीं दूसरा बोलता है, सप्लायर्स के साथ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, फायरवुड स्मूथ तरीके से सप्लाई नहीं हो रही। यहाँ फायरवुड का मतलब किडनैप्ड ह्यूमन से है। वो कहता है, मुझे खुद जाकर नया सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। बिन स्लॉटर बिगिंस। एक बीस्ट को प्रेजेंस महसूस होती है। वो कहता है, मुझे किसी हंटर की प्रेजेंस महसूस हो रही है। दूसरा बोलता है, परफेक्ट टाइमिंग, हमें फायरवुड चाहिए। एक बीस्ट कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुम सैक्रिफाइस और समन की तैयारी करो, याद रखना उन्हें जिंदा लाना है। ये वो हथियार उठाकर आगे बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, यंगेस्ट ब्रदर, तुम्हें पता है ना, उन्हें जिंदा यहाँ लाना है। वो बंदा आगे बढ़ने लगता है, उसके हाथ में हम देखते हैं एक बहुत बड़ा हथियार। वो कहता है, हाँ बिल्कुल। वो सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वही सारे हंटर्स जो अब तक कई सारे बीस्ट को मार चुके होते हैं। वो बंदा यानी टीम लीडर खुद को हील करते हुए कहता है, देख के ऐसा लग रहा है कि हमारा काम सक्सेसफुल रहा, यहाँ आना फायदेमंद रहा। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ बॉस, ये एक बहुत अच्छा हंट था। टीम लीडर कहता है, हाँ, अगर हमारे पास ऐसे ही स्किल्ड कलेक्टर्स रहें तो सब कुछ और भी आसान
हो जाएगा। फाइनली शायद मैं तुम्हें सेविंग भी कर पाऊं। तभी वो अपने पॉकेट से एक बॉल निकालता है और सबको दिखाते हुए कहता है, क्या तुम सबने कभी स्टारडस्ट के बारे में सुना है? और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। बॉस, आपके पास स्टारडस्ट? ये कैसे मिला? मैंने सुना है इससे लोगों का पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। वो कहता है, हाँ मैंने भी यही सुना है, लेकिन इसका असर सिर्फ एक हफ्ते तक ही रहता है। पर लोग कहते हैं कि ये लोअर रैंक को एक पूरा लेवल तक बढ़ा सकता है। वो आगे सोचते हुए कहता है, अगर मैं इसे ले लूं तो शायद मेरा मैजिक पावर सी रैंक या उससे भी हायर चला जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं वही बीस्ट वहां आ जाता है। उसे देखते ही वो इंस्टेंट टीम लीडर के पास पहुंच जाता है। उसका ऑरा महसूस करते ही वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। कुछ समझने से पहले ही वो बीस्ट कहता है, ओप्स, मैंने तुम्हें मार दिया। और तभी हम देखते हैं वो अपने डबल स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है। फिर वो खुद से कहता है, अरे नहीं, मुझे तो इन लोगों को जिंदा कैप्चर करना था। उसका अटैक इतना खतरनाक होता है कि टीम लीडर के हाथ से स्टारडस्ट की बॉल छूट जाती है और बहुत दूर जाकर गिरती है। वो बीस्ट को देखकर डर जाता है। वो बीस्ट बोलता है, एक डबल एस स्वॉर्ड और तुम मार भी नहीं पा रहे। दूसरी तरफ बाकी लोग उसे देखते ही डर जाते हैं। क्या डीमनिक बीस्ट? अब हम देखते हैं वो बीस्ट एक एक करके सब पर अटैक करता है। धीरे धीरे सबको मारते हुए आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद वो गिनता है, 1 2 3। तुम सब मिलाकर टोटल 10 हो। ओपोनेंट थोड़ा ट्रिकी है, पर हमें 10 लोगों की जरूरत नहीं। तभी हम देखते हैं वो अपने पास से भी उसी तरह की एक स्टारडस्ट बॉल निकालता है। उसके हाथ में स्टारडस्ट देखकर सारे लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, चिल्लाते हैं, क्या स्टारडस्ट मॉन्स्टर्स भी स्टारडस्ट कंज्यूम कर सकते हैं? वो मॉन्स्टर कहता है, करेक्ट। ये सुनते ही सारे हंटर्स उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। स्टारडस्ट का इफेक्ट आने से पहले ही इसे मार दो, एवरीवन चार्ज। लेकिन तब तक वो स्टारडस्ट कंज्यूम कर चुका होता है और फिर हम देखते हैं वो एक एक करके सबको स्लैश करता जाता है। चारों तरफ चीखें। तभी बापे, जिसके पास फायर पावर था, उस पर अटैक करता है। अचानक सब तरफ अंधेरा छा जाता है। क्या लाइट? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरे में भी वो बीस्ट सबको मारता चला जाता है। कुछ ही देर में लगभग सारे लोग या तो मर चुके होते हैं या बुरी तरह इंजर्ड। अब हम देखते हैं वो उसी टीम लीडर को पकड़कर खींचते हुए ले जा रहा होता है। चारों तरफ बॉडीज गिरी पड़ी हैं। वो बीस्ट बोलता है, फायरवुड सिक्योर्ड। उसी वक्त सहो के पास एक नोटिफिकेशन आता है, क्वेस्ट ट्रिगर्ड, क्वेस्ट इंफॉर्मेशन, रेस्क्यू द सर्वाइवर्स। बॉटो को डीमंस ने कैप्चर कर लिया है। जितना हो सके उतनों को रेस्क्यू करो। रिवॉर्ड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सर्वाइवर्स। Current number of survivors 7. Number of survivors rescued 0. मतलब अगर वहां 10 लोग थे तो शायद 3 या 8 पहले ही मारे जा चुके हैं। नोटिफिकेशन देखते ही सहो उस दिशा में देखता है और कहता है, डीमन, मैं आ रहा हूं। उसे कुछ बहुत अजीब सा महसूस होता है। वो बार बार बेरू की तरफ देखता रहता है। बेरू पूछता है, क्या हुआ लिटिल लॉर्ड? सहो कहता है, एक क्वेस्ट अपीयर हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आसपास किडनैपिंग हो रही है। क्वेस्ट में लिखा होता है, जितने लोगों को मैं बचाऊंगा रिवॉर्ड उतना ही ज्यादा होगा। सहो सोचता है, शायद लोग यहाँ बहुत जल्दी बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं। और तभी वो अपने इंस्ट्रक्टर यानी हयंग से कहता है, हयंग, मुझे लगता है रेड पार्टी के साथ कुछ हुआ है। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये सुनकर हयंग चौंक जाता है। तुम्हें कैसे पता? सहो कहता है, मेरी गट फीलिंग कह रही है। मैं गॉब्लिन्स भेज रहा हूँ, वो तुम्हें एग्जिट रास्ता दिखा देंगे। हम देखते हैं गॉब्लिन्स हयंग को आगे बढ़ने के लिए इशारा करने लगते हैं। तभी हयंग रुकता है। रुको, 1 मिनट रुको। और तुम्हारा क्या सहो? सहो जवाब देता है, मुझे वहां जाना होगा। रेड पार्टी को चेक करना होगा कि वो लोग ठीक हैं या नहीं। ये सुनकर हयंग पहले हैरान होता है, फिर खुद को शांत करता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी अगर मैं यहाँ रहा तो तुम्हारे रास्ते में ही आऊंगा। मैं हंटर एसोसिएशन को मदद के लिए बुलाता हूँ। सहो कहता है, थैंक यू सो मच। हयंग के जाने के बाद हम देखते हैं सहो ग्रे को बुलाता है। शैडो के अंदर से ग्रे निकलता है, ग्रोएल करता है और फिर अचानक उसका रूप बदल जाता है। दोनों मर्ज हो चुके होते हैं। उसके हाथ में वही गॉन्टलेट होता है जो वल्कन के हॉर्न से बना हुआ है। सहो कहता है, हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहां पहुंचना होगा। ये कहते ही वो पूरी स्पीड से दौड़ पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है। हम रास्ते देखते हैं। चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। हालात बेहद खराब हैं। और तभी हम रेड टीम के लीडर को देखते हैं। उसकी हालत बहुत खराब है। नाक, मुंह, हर जगह से खून बह रहा है। उसे खींचते हुए वही डीमन बोलता है, रूट सिक्योर्ड। दूसरा भाई कहता है, वाह, तुम यहाँ बहुत जल्दी आ गए मेरे भाई। हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा जल्दी। तो तुम्हें पता है गेट्स जल्दी ही ओपन होने वाले हैं और डीमन भी जल्दी ही समन होंगे। वो जवाब देता है, मैं फास्ट हूँ, मैं जीतता हूँ। दूसरा भाई हंसता है, ठीक है, तुम्हारी जीत की खुशी में चलो काम और तेज करते हैं। वैसे भी ये बहुत अच्छा हुआ कि अब हमारे पास फायर रूट की कोई कमी नहीं है। अब हम इस स्टारडस्ट की बैच को पूरी तरह तैयार कर पाएंगे। इसमें अब कोई गड़बड़ नहीं आएगी। वो भी ये सुनते ही मेन ब्रदर की आंखों में ग्लो दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने पहले ब्रोकी की आंखों में देखा था। वो कहता है, दी पॉइजन जो डीमन सीक्रेट आर्ट के थ्रू पास डाउन होता है, ब्लड रेस पॉइजन, ये इतना ताकतवर है कि दूसरों की मैजिकल पावर को
बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और उसके हाथ में हम वही स्टारडस्ट की बॉल देखते हैं। वो उसे देखते हुए कहता है, यही है स्टारडस्ट, ओरिजिनल ब्लड रीस पॉइजन। लेकिन इसका एक बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट भी है, ये यूजर की लाइफ फोर्स को भी चूस लेता है और इसी वजह से ये हमारी सबसे परफेक्ट क्रिएशन है। फायर को हमने मिस्ट 1 के फ्लेम से बदल दिया है और अब इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम हो चुका है। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है सब कुछ उन्हीं भगवान के दूतों की वजह से है जिन्होंने हमें ये रेसिपी दी। यहाँ तक कि जो मासू क्रिएचर्स सोल्स को करप्ट करके उन्हें माइंडलेस मॉन्स्टर्स में बदल देते हैं, उन्हें भी यहाँ उन्हीं दूतों ने लाया है और इसी वजह से हम जैसे लोअर डीमंस को भी ताकतवर होने का मौका मिला। ये सुनते ही दूसरा भाई कहता है, एग्रीड। उसी बंदे को अचानक एक हंटर की प्रेजेंस महसूस होती है। दूसरा भाई पूछता है, क्या अभी भी यहाँ कोई हंटर बचा हुआ है? वो जवाब देता है, नहीं, लेकिन लगता है कोई नया हंटर आया। और तभी दरवाजे की तरफ उनकी नजर जाती है। अचानक वो दरवाजा बाहर से उड़ते हुए अंदर आ गिरता है और वहीं हम सहो को देख, उसने दरवाजे को इतनी ताकत से लात मारी कि उसका एक हिस्सा हवा में घूमता हुआ गिर रहा होता है। तभी वही डीमन जो सारे हंटर्स को मारने गया था दरवाजे के बचे हिस्से को काटता हुआ सहो की तरफ बढ़ता है। सहो अब पूरी तरह अंदर आ चुका है। वो इस जगह को देखते हुए कहता है, क्या यही वो जगह है? लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है वो पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि उसके सामने बहुत खतरनाक टाइप के डीमंस खड़े होते हैं। वो सोचता है, क्या ये सब ह्यूमंस हैं? और इससे भी ज्यादा डरावना, इनके पीछे जो मैं देख रहा हूँ वो क्या है? क्या इन्होंने अलग अलग मिस्ट 1 को बांध कर रखा है? क्या ये लोग कोई रिचुअल कर रहे हैं? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तभी उसकी नजर नोटिफिकेशन पर जाती है, करंट नंबर ऑफ सर्वाइवर्स 7, नंबर ऑफ रेस्क्यूड सर्वाइवर्स 0। ये देखकर उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन तभी डीमन की ब्लेड उसकी गर्दन तक पहुंच चुकी होती है। इंस्टेंट सहो झुक जाता है और उस वार को डॉज कर लेता है। ये देखकर वो डीमन खुद हैरान रह जाता है। सहो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, रास्ते में जितने भी डेड हंटर्स मैंने देखे, क्या वो सब भी तुम्हारी ही करतूत है? और तभी वो उस डीमन को एक बेहद खतरनाक पंच मारता है, इतना जोरदार कि वो पीछे दूर तक खिसक जाता है। ये देखकर दोनों भाई अपने हाथ में स्टारडस्ट की बॉल देखते हैं, एक दूसरे से कहते हैं, लगता है भाई अब हमें भी फाइट में उतरना पड़ेगा। और तभी दोनों स्टारडस्ट निगल लेते हैं। सहो अभी भी उस डीमन से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ एक अजीब सी आवाज गूंजती है, आता है, यंगेस्ट आ जाओ वहाँ से। ये सुनते ही सुह चौंक जाता है। उसी डीमन को देखते हैं, उसका हाथ अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो बेहद खतरनाक तरीके से सहो पर एक जबरदस्त पंच मारता है, इतना जोरदार कि नीचे की जमीन तक फट जाती है। लेकिन सहो को देखते हैं, वो आसानी से उस अटैक को डॉज करता है, साइड होता है और पीछे की तरफ आ जाता है। पर तभी वो और ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसके पीछे दूसरा डीमन यानी दूसरा भाई खड़ा होता है। वो अपने हाथों में मैजिक या फिर इलेक्ट्रिक शॉक जैसा कुछ पैदा करता है और उसी से सुओ पर हमला करता है। देखते ही देखते सुओ की पूरी बॉडी में बिजली दौड़ने लगती है। अब सहो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो सोचता है ये तो, पर तभी वो जोर से कहता है, अराइज। और ये कहते ही हम देखते हैं वहां जितने भी सारे गॉब्लिन्स थे, उसके सारे शैडो सोल्जर्स सब एक साथ अपीयर हो जाते हैं और उन सारे मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं। ये देखकर दोनों भाई पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। एक भाई चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अभी भी सहो को पकड़े हुए होता है, लेकिन तभी सहो उसे अपने हाथों से पकड़ता है और जोर से दूर फेंक देता है। अब ये देखकर दोनों भाई आपस में बातें करने लगते हैं। भाई ये क्या? दूसरा भाई कहता है, हाँ, देख के तो ऐसा ही लग रहा है जैसे हम अपने सामने शैडो मोनार्क को देख रहे हों। यही वो दिन था जब हमारी पूरी जाति यानी डीमन रेस पूरी तरह तबाह हो गई थी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये बंदा अभी भी शैडो मोनार्क से बहुत कमजोर है गए, पर फिर भी हम देखते हैं वो सारे गॉब्लिन्स को एक एक करके मारते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सहो को हम वहीं खड़ा देखते हैं। वो सोचता है ये लोग ब्रोकी से कमजोर हैं, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ ऐसे ही लड़ते रहे तो मुश्किल बढ़ जाएगी। और वैसे भी मैं अपने शैडो सोल्जर्स को बार बार जिंदा नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा बहुत सारा मना वेस्ट हो जाएगा। लगता है अब मुझे वही मेथड यूज करना होगा। फ्लैशबैक, हम पास्ट का सीन देखते हैं। बेरू कहता है, माय लॉर्ड, आपने जितना कहा था उतनी यादें देखने के लिए मैंने उतने कॉर्प्स खा लिए हैं। वैसे भी शैडो सोल्जर्स मरने के बाद जितना ज्यादा टाइम बीतता है उतने ही कमजोर होते जाते हैं। पर क्या कोई खास वजह है कि आप ऐसा करना चाहते हैं? सुओ जवाब देता है, नहीं, बस इतना है कि ब्रोकी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। जब वो मुझसे लास्ट फाइट कर रहा था वो रिग्रेट से भरा हुआ था। वो खुद इतराम के कंट्रोल में था और इसीलिए अब मैं उसे शैडो सोल्जर बनाकर एक वॉरियर बनाना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ग्रे। मैन ग्रे ये सुनते ही खुशी से ग्राउल करता है। प्रेजेंट टाइम सहो जमीन पर अपने शैडो पर चाबी रखता है और कहता है, अराइज। ये उसकी शैडो चारों तरफ फैलने लगती है। वो कहता है, ब्रोकी, अगर तुम्हें अपने पास्ट का रिग्रेट है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, एक बार फिर फाइट करने का। अगर तुम अब भी फाइट करना चाहते हो तो मुझे जवाब दो। बहुत दूर हम ब्रोकी की बॉडी को गिरी हुई देखते हैं। शैडोज उसके अंदर समाने लगते हैं। कुछ देर बाद ब्रोकी उठता है। अब वो सहो का शैडो बन चुका होता है। वो जमीन तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। ये देखकर एक डीमन चिल्लाता है, क्या ब्रोकी? क्या इसका मतलब इसी बंदे ने उसे मारा था? वेरल सहो कहता है, और अब ग्रे और ब्रोकी दोनों मेरे साथ फाइट करेंगे। अब हमारे नंबर उनके नंबर के बराबर हो चुके हैं। और दूसरी तरफ बेरू ये सब देखकर जलने लगता है। वो सोचता है, माय लॉर्ड, मैं भी यहाँ हूँ। और सहो गुस्से में कहता है, ठीक है, अब देखते हैं ये सब कहाँ तक जाता है। और तभी कुछ अजीब होता है। एक रेड डंजन या पोर्टल ओपन होता है, उसके अंदर से कोई बाहर आने लगता है। और तभी हम एक एल्फ लड़की को देखते हैं। वो इन सबको लड़ते हुए देखकर सोचती है,
तो यही है। देखते हुए कहती है, आखिर मेरे सामने ये क्या चल रहा है? क्या किसी ने मुझे यहाँ समन किया है? मैं यहाँ कैसे आई हूँ? या फिर ये कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं आफ्टर लाइफ के बाद आई हूँ? तभी उसकी नजर एक शैडो सोल्जर पर पड़ती है। वो हैरान होकर कहती है, एक शैडो सोल्जर? वो यहाँ क्या कर रहा है? उसी समय हम ब्रोकी के शैडो को लड़ते हुए देखते हैं। साथ ही सुओ भी एक डिमन से भिड़ा हुआ है। दोनों के बीच घमासान फाइट शुरू हो जाती है। सुओ अपना पंच रेडी करता है और डिमन को खतरनाक तरीके से मारता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी सुओ एक जोरदार लात मारता है और उस डिमन के मुंह से खून निकल आता है। सुओ उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है और सोचता है, चलो ये खत्म हुआ। लेकिन तभी उसके पीछे से दूसरा डिमन हमला करता है। सुओ किसी तरह उसका अटैक डॉज कर लेता है। वहीं हम यंगेस्ट डिमन को देखते हैं और साथ ही सबसे बड़े भाई को भी। सुओ गुस्से में सोचता है, फिर से इंटरफेयर कर रहा है ये। इन सारे डिमंस की कॉम्बिनेशन अटैक काफी अच्छी है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तभी एक डिमन कहता है, बी केयरफुल यंगेस्ट। वो छोटा भाई जवाब देता है, थैंक्स भाई। सुओ मन ही मन सोचता है, अगर ये फाइट और लंबी चली तो शायद मैं जीत ना पाऊं। मेरा माना खत्म हो जाएगा क्योंकि मैंने ग्रे को पोजेस करके रखा है। और अब जबकि ब्रोकी मेरे साथ है फिर भी वो उतना ताकतवर नहीं रहा क्योंकि वो अब एक शैडो सोल्जर बन चुका है। ये हम ब्रोकी को एक डिमन से लड़ते हुए देखते हैं। सुओ सोचता है, मुझे पता है ब्रोकी एक साथ सबसे नहीं लड़ सकता, लेकिन एक डिमन से तो लड़ ही सकता है। काश कोई रास्ता होता जिससे मैं इन दोनों को अलग कर पाता। तभी वो लड़की सामने आती है और कहती है, मेरे सवालों का जवाब दो, कौन हो तुम और सुंग जिनबू कहाँ है? ये सुनकर सुओ चौंक जाता है। वो सोचता है, एक फीमेल नाइट, ये यहाँ कहाँ से आई और ये मेरे डैड को क्यों ढूंढ रही है? दूसरी तरफ बेरू उसे घूरते हुए देख रहा होता है। बेरू कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये आवाज सुनकर वो लड़की चौंकती है। ये आवाज तो, और जब वो देखती है कि ये बेरू है तो वो उसे छूते हुए कहती है, अरे ये तुम हो बेरू, तुम्हारी बॉडी कहाँ है? सो नाइस टू सी यू बेरू। वैसे सुंग जिनबू सर कहाँ है और ये ह्यूमन कौन है जिसके साथ तुम हो? बेरू जवाब देता है, ये बहुत लंबी स्टोरी है, पहले मुझे छोड़ो। जी उधर डिमंस उन्हें देखते हुए कहते हैं, सैक्रिफाइस, डिमन को समन कर लिया गया है। दूसरा भाई कहता है, हाँ लेकिन किसी वजह से ये डिमन हमारी एनिमी को बहुत अच्छी तरह से जानती है। अगर इसने उनका साइड ले लिया तो प्रॉब्लम हो सकी है। दूसरी तरफ अब एसिल बेरू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। बेरू भी कहता है, हाँ सारी बातें बाद में होंगी, सबसे पहले जाओ और जाकर उनसे फाइट करो। वो उन सब डिमंस की तरफ इशारा करता है। ये सुनते ही एसिल बहुत डर जाती है। उधर बिग डीमन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, भाई सबसे पहले हमें इसका ब्लड चाहिए, तभी हम स्टार पाउडर बना पाएंगे। सो यह सब देखकर सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है। वह वो एसिल से पूछता है, तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड लग रही हो, क्या तुम अकेले उनसे फाइट कर सकती हो? बेरू जवाब देता है, हाँ आपको लग सकता है कि अभी वो वीक है, लेकिन उसके सामने ये लो रैंकिंग डीमंस कुछ भी नहीं है। इस डिमन का नाम एसिल है और ये कोई और नहीं बल्कि रेडियर क्लैन की एल्डेस्ट डॉटर है। वही नोबल क्लैन है जिसे माय लीज ने छोड़ दिया था। जो अगर ह्यूमन स्टैंडर्ड से बोलूं तो इसे तुम एस रैंक हंटर के इक्विवेलेंट मान सकते हो। और ये सुनकर सुओ बहुत हैरान हो जाता है। वो सोचता है, क्या एक एस रैंक? इसका मतलब मैं अपनी आंखों से एक एस रैंक फाइट देखने वाला हूँ। लेकिन तभी एसिल आगे बढ़कर फाइट करने जाती है और उससे पहले ही एक डीमन उसे जोर से हिट करता है। वो दूर जाकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर बेरू और सुओ दोनों चुपचाप उसे देखते रह जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, एक एस रैंक हंटर जितनी ताकत इतनी आसानी से कैसे गिर सकती है। कुछ ही देर बाद एसिल उनके सामने आकर फिर से गिर जाती है। बेरू कहता है, तुम इतनी वीक कैसे हो गई? जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो लग रहा है कि तुम्हारे अंदर का सारा माना ड्रेन हो चुका है। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? एसिल जवाब देती है, ओह ये बात है, तो तेरे करीब आधे साल पहले डीमन रेल्म के अंदर जितने भी डीमंस थे उन्होंने रेबल कर दिया था। हमें लगातार उनसे फाइट करनी पड़ी और हमारे लिए इम्पॉसिबल हो गया था कि हम एक साथ इतने सारे डीमन से लड़ पाएं। सिर्फ मैं ही अपनी ताकत की वजह से किसी तरह बचकर निकल पाई, लेकिन भागते वक्त मेरा ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लिया गया और उसी की वजह से मैंने अपनी पावर खो दी। एसिल बेरू से कहती है, बेरू प्लीज क्या तुम मुझे हील कर सकते हो? बेरू जवाब देता है, क्या? बिल्कुल नहीं, ये मेरी माना का वेस्ट होगा। एसिल कहती है, यू आर सो मीन बेरू। ये वो डीमंस भी यह सब सुन चुके होते हैं और उनमें से एक डीमन कहता है, क्या तुमने सुना भाई? दूसरा डीमन कहता है, हाँ मैंने पहले उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक लग रही थी, लेकिन अब जब ध्यान से देख रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि वो रेडियर क्लैन की हेड की बेटी है। हाँ भाई, यही हमारी अपॉर्चुनिटी है ताकतवर बनने की। उसके अंदर जो थोड़ा सा नोबल ब्लड है, अगर हम वो पी लें तो हम और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। सबको कमजोर देखकर सुओ उन्हें देखता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो सोचता है, अब शायद मुझे ही इनमें से एक को मारना होगा क्योंकि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी वो कहता है, ओह अगर तुम्हें ऐसा ही चाहिए तो मेरे पास एक ब्रिलियंट प्लान है। और तभी वो अपनी कुछ पावर्स का यूज करता है। वो कहता है, लगता है अब मुझे वही एबिलिटी यूज करनी होगी, वही माना, वही पावर जो मैंने मुश्किल से रिकवर की थी। तभी वो एसिल की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसके ऊपर एक नया स्किल यूज करता है, क्रूल कमांड। इस स्किल के एक्टिवेट होते ही हम देखते हैं एसिल अचानक बहुत गुस्से में आ जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी होती हैं। नोटिस में दिखाया जाता है एसिल की पावर 50% तक इंक्रीज हो गई है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि उसका दिमाग पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स में कहें तो उसके अंदर पागलपन छा जाएगा। तभी बेरू उसे फाइट के लिए भेजता है और कहता है, गो यू यूजलेस डीमन। और उसके कहते ही हम देखते हैं एसिल जोर से चीखते हुए उन डीमंस की तरफ भागती है ताकि उन्हें मार सके। दूसरी तरफ सुओ बस ये सब देख रहा होता है। अब ब्रोकी को देखते हैं, वो भी एक डीमन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। उधर एसिल भी एक डीमन से लड़ रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं जिस डीमन को एसिल मारने गई थी वो उस पर भारी पड़ने लगता है। वो चिल्लाकर कहता है, डीमन नोबल ब्लड सिक्योर्ड। एसिल की हालत अब धीरे धीरे और खराब होती जा रही होती है, लेकिन तभी वहां सुओ पहुंचता है और उस डीमन को जोर से टैकल करता है। वो उसे इतनी जोर से मारता है
है कि एसिल किसी तरह वहां से बच निकलती है। अब सुओ उस डीमन को पकड़ता है, जोर से घुमाता है और दूर फेंक देता है। हम देखते हैं वो बिग डीमन बहुत दूर उड़कर मिस्ट बर्न फ्लेम्स के अंदर गिर जाता है। जैसे ही वो वहां गिरता है उसका शरीर जलने लगता है, पिघलने लगता है। लेकिन तभी सुओ आगे आता है और अपने नाइफ से उस डीमन को 2 टुकड़ों में काट देता है और वहीं पर वो डीमन मर जाता है। नोटिस आता है, यू हैव डिफीटेड अ लो रैंक डीमन, लेवल अप। तभी एक और नोटिस दिखाई देता है, Vulcan's horn has devoured a demon soul. Your physical damage capability has increased to 31%. दूसरी तरफ ईसिल को देखते हैं, वो पागलों की तरह एक डीमन पर हमला कर रही होती है। वो डीमन सोचता है, Our youngest brother has been defeated. Damn it. मुझे जल्दी से जल्दी इस क्रेजी वुमन को उसे हराना ही होगा। दूसरी तरफ ईसिल को देखते हैं, वो अभी भी पागलों की तरह फाइट कर रही थी, लेकिन तभी वो अचानक चुप हो जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं वहीं पर नोटिस आता है, The target skill cruel command. ईसिल के अंदर से एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, इसलिए अब इसका इफेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया है। और तभी ईसिल वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। उस डीमन को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो कुछ और करने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे सुओ को देखते हैं। सो पीछे से आता है, उसकी गर्दन और सिर को जकड़ लेता है और एक झटके में मोड़ देता है, जिसकी वजह से वो बिग डीमन वहीं पर मर जाता है। नोटिस आता है, यू हैव डिफीटेड अ लो रैंकिंग डीमन, Vulcan's horn has devoured another demon soul. अब ये सब कुछ मेन डीमन यानी सबसे बड़ा डीमन सब देख रहा होता है। वो सोचता है, लगता है अब मैं आउटनंबर्ड हो चुका हूँ, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो अपने भाइयों की तरफ देखता है और सोचता है, तुम सब यूजलेस फूल्स हो, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। और तभी हम देखते हैं वो भागने लगता है। वो भागकर एसिल के पास पहुंचने ही वाला होता है, उसे पकड़ने ही वाला होता है। वो सोचता है, मुझे बस इतना करना होगा, इस नोबल डीमन का ब्लड पीना होगा ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकूं। बाद इससे वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उससे पहले ही सुओ वहां पहुंच जाता है। सो इतनी खतरनाक किक मारता है कि डीमन का हाथ और उसके नीचे की जमीन दोनों पूरी तरह से धंस जाते हैं। उस डीमन की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सो कहता है, अब मेरे लिए भी कुछ बचा कर रखो। और तभी वो ब्रोकी को बुलाता है। ब्रोकी आता है और उस डीमन के साथ फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ ईसिल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है। वहीं पर बेरू उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम जिंदा हो? एसिल कहती है, यू आर सो मीन बेरू। अच्छा, उससे पहले मुझे बताओ, यहाँ पर एक शैडो सोल्जर है जो सर संग जिनवू की तरह शैडोज का यूज कर सकता है, वो कौन है? मुझे बताओ। बेरू कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुमने अब तक उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है क्योंकि तुम्हारे अंदर लॉयल्टी की कमी है। लेकिन अच्छे से याद करो, क्या अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा पोटेंशियल किसके अंदर हो सकता है? ये सुनते ही एसिल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे धीरे धीरे याद आने लगता है। वो कहती है, क्या इसका मतलब वो? तभी हम देखते हैं एक के बाद एक नोटिस आने लगते हैं। सुआ ने उस डीमन को भी हरा दिया था। सुआ और ग्रे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ग्रे धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तभी वहां नोटिस आता है, यू हैव रीच्ड लेवल 20, यू कैन नाउ एक्सेस द शॉप। सुआ कहता है, ओह, लगता है अब मैं सिस्टम के अंदर शॉप का यूज कर सकता हूँ। दूसरी तरफ ईसिल बस यादों में खो जाती है और सोचने लगती है। और यहीं पर एपिसोड 18 खत्म होता है। अगला चैप्टर अगले हफ्ते आएगा। अगर आपको ऐसे ही सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 19 आ चुका है गाइस। और हमेशा की तरह जैसे ही नया चैप्टर आता है मैं उसका वीडियो आपके लिए लेकर आ जाता हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही चैप्टर्स सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से देखें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सूहो आखिरकार उन सारे डीमंस को मार चुका था और उसके सामने वहां एसिल भी आई थी, लेकिन वो पहले जैसी ताकतवर अब नहीं रही थी। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एसिल जमीन पर गिरी हुई है। वो धीरे से कहती है, तो आप हैं यंग मोनार्क। सूहो उसे देखते हुए खड़ा रहता है और मन ही मन सोचता है, क्या अभी इसने मुझे यंग मोनार्क कहा? एसिल फिर कहती है, मैं आपको पहचान नहीं पाई क्योंकि आप बहुत ज्यादा बदल चुके हैं यंग मोनार्क। लेकिन आप बिल्कुल मिस्टर सुंग जिनवू जैसे। इतना कहते ही वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। सूहो उसे देखते हुए कहता है, तुम बेरू को जानती हो है ना? क्या तुम ठीक हो? बेरू उसे देखकर कहता है, लगता है कि इतनी फाइटिंग के बाद वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुकी है, वो इसी वजह से वो बेहोश हो गई है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि सूहो ने उन सभी हंटर्स को बचा लिया है जिन्हें डीमंस ने कैप्चर कर लिया था। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, क्वेस्ट कंप्लीटेड, सर्वाइवर्स 7 क्वेस्ट रिवॉर्ड रिसीव। सूहो सबको जमीन पर सेफली लिटाने के बाद कहता है, आई एम ग्लैड सब सेफ हैं। इन फिर वो रिवॉर्ड्स नोटिफिकेशन खोलता है। वहां 2 रिवॉर्ड्स दिखाई देते हैं, एबिलिटी पॉइंट्स +3 700 गोल्ड। सूहो हैरान होकर कहता है, क्या गोल्ड? वैन और तभी वो शॉप विंडो खोलता है जिसमें बहुत सारे आइटम्स दिखाई देते हैं और हर आइटम की अलग अलग प्राइस होती है। ये सब देखकर सूहो सोचता है, लगता है कि इस गोल्ड से मैं बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूँ। यहाँ कई अलग अलग आइटम्स हैं जैसे पोशंस और कई तरह के इक्विपमेंट। और तभी उसे अपने पापा की बात याद आती है। जब वो छोटा था और अपने पापा के लिए छोटे छोटे काम करता था तो उसके पापा उसे पैसे या अलाउंस देते थे। ये याद करके सूहो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अब समझ में आ रहा है, आखिरकार इस सिस्टम को डैड ने ही बनाया है, मैं इस अलाउंस का सही इस्तेमाल करूंगा डैड। तभी हम देखते हैं एसिल अभी भी बेहोश जमीन पर पड़ी हुई है। सूहो के हाथ में एक हीलिंग पोशन दिखाई देता है, लेकिन ये लो ग्रेड पोशन होता है। लो ग्रेड का मतलब है कि इसका रैंक ई ग्रेड है। कुछ देर बाद सूहो उस बॉटल की कैप खोलता है और थोड़ा सा पोशन एसिल को पिला देता है। जैसे ही पोशन असर करता है हम देखते हैं कि एसिल का पूरा शरीर हल्का सा ग्लो करने लगता है और उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे वापस
खाने लगता है। यह देखकर बेरू कहता है, मोनार्क, आप अपनी गोल्ड इस तरह की वर्थलेस डीमन पर खर्च कर रहे हैं। यह देखकर मुझे आपकी पापा की याद आ रही है। आप बिल्कुल अपने पापा की तरह ही हैं। सुहो चारों तरफ देखता है और कहता है, हम इन सबको ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। चलो इन सबको शैडो डंजन के अंदर ले चलते हैं। और ब्रोकी, तुम ध्यान रखना कि जो डिफीटेड डीमंस हैं उनकी बॉडीज भी कलेक्ट कर लेना और उन्हें मेरे साथ शैडो डंजन के अंदर ले आना। तो तभी हम देखते हैं कि शैडो डंजन ओपन होता है। ब्रोकी और ग्रे डीमंस की बॉडीज उठाकर अंदर ले जाते हैं, लेकिन सुहो अभी भी वहीं खड़ा रहता है। यह देखकर बेरू कहता है, यंग मोनार्क, क्या हुआ? आप हमारे साथ नहीं आ रहे? सुहो कहता है, नहीं, मेरे पास अभी भी कुछ काम बाकी है। सीन शिफ्ट कुछ देर बाद हम उसे उन्हीं मिस्ट बर्न के पास देखते हैं जिन्हें जलाया जा रहा था। वो लोग दर्द से चीख रहे होते हैं। सुहो यह सब देखकर सोचता है, मिस्ट बर्न, जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था तभी लगा था कि इनका इस तरह जलना बहुत पेनफुल होगा। आई एम सो सॉरी। मैं बस तुम लोगों की मदद इतनी ही कर सकता हूँ। ये तभी हम देखते हैं कि सुहो अपने हाथ में मौजूद हथियार को चार्ज करता है और फिर अपने नए स्किल का इस्तेमाल करता है, स्टॉर्म स्लैश। जैसे ही वो अटैक करता है उसकी स्लैश की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। सीन शिफ्ट, आउटसाइड डंजन सीन शिफ्ट होता है। डंजन के बाहर हम एक हंटर को देखते हैं जो सील्ड स्टेशन में आ चुका होता है। वो किसी की बात याद करता है जिसमें कहा गया था कि उस डंजन के अंदर कई तरह के लिजर्ड बीस्ट्स की बॉडीज मिली थी और मिस्ट बर्न भी वहां डिस्कवर किए गए थे। लेकिन हंटर्स की बॉडीज की हालत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये सब उन्हीं बीस्ट्स का काम हो सकता है। और जब हम अंदर और आगे गए तो हमें एक बेसमेंट भी मिला, लेकिन वो बेसमेंट पूरी तरह से तबाह किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ब्लेड से काट काट कर डिस्ट्रॉय किया गया हो। यह सब याद करते ही वो हंटर कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस सब के पीछे कोई और भी हो? तभी उसके पीछे किम डोकिन दिखाई देता है। वो उसे देखते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर किम डोकिन, तुम ही हो ना जिन्होंने हमें यह इन्फॉर्मेशन दी थी? लेकिन रिकॉर्ड्स में तो बताया गया था कि एक्सपेडिशन टीम में तुम्हारे साथ सुंग सुहो नाम का कोई था। क्या तुम उसे जानते हो? और किम डोकिन जवाब देता है, ओह, वो मेरा जूनियर कॉलीग है। वो भी मेरे साथ ही आया था मदद करने के लिए। के वो हंटर पूछता है, अच्छा तो अभी वो कहाँ है? सुनकर डोकिन थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, हम दोनों डंजन से साथ में भागे थे। उसके बाद मैंने उसे एक सेफ जगह पर छोड़ दिया ताकि उसे कोई तकलीफ न हो और फिर मैं इन्फॉर्मेशन देने यहाँ आ गया। मुझे पता है ये बहुत एम्बैरेसिंग है, लेकिन एक ई रैंक हंटर होने के नाते मैं और मेरे दोस्त हम दोनों और कुछ नहीं कर सकते थे। हम बस वहां से भाग सकते थे और आप लोगों के पास आकर सपोर्ट मांग सकते थे। यह सुनकर वह बंदा उसकी तरफ देखता है और उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, फिर कहता है, ओह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हंटर एसोसिएशन का जो मैनुअल है तुमने उसे सही तरीके से फॉलो किया है और एक ई रैंक हंटर होने के बाद यही सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। और इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगता है और कहता है, ठीक है, अब सब लोग ध्यान से सर्च करो, देखो कहीं और कोई क्लू मिलता है या नहीं। उधर किम डोकिन मन ही मन सोचता है, अच्छा ही हुआ, मुझे लगता है कि यह सब कुछ सुंग सुहो का ही कमाल है। मुझे अभी तक नहीं पता कि इसके पीछे असली रीजन क्या है, वो अपना रैंक क्यों छुपा रहा है, लेकिन मुझे उस पर पूरा विश्वास है। अगर वो कुछ छुपा रहा है तो वो किसी बुरे काम के लिए नहीं होगा। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक सुहो खुद डिसाइड नहीं करता मुझे सब कुछ बताने का। सीन शिफ्ट, शैडो डंजन सीन शिफ्ट होता है। अब हम शैडो डंजन के अंदर देखते हैं कि एसिल अब जाग चुकी है। बेरू और सुहो ने मिलकर उसे सब कुछ बता दिया था। एसिल कहती है, ओह, अब समझ में आया, संग जिन वू सर पृथ्वी को इन्वेजन से बचाने के लिए आउटर स्पेस में गए हैं। यह सुनते ही बेरू थोड़ा गुस्से में कहता है, मोनार्क ने मुझे यहाँ भेजा था ताकि मैं सुंग सुहो के ऊपर लगा सील तोड़ सकूं, लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा कि वो सील पहले ही टूट चुका था क्योंकि यंग मोनार्क पहले से ही इतना स्मार्ट है। तभी सुहो कहता है, तुम्हारा नाम ईसिल है ना? क्या हम पहले कभी मिले हैं? एसिल हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, जब ट्यूटोरियल चल रहा था तब हम मिले थे। शायद आपको याद नहीं है, लेकिन आपने कहा था कि आप मुझे याद रखेंगे। वह यह सुनकर सुहो याद करने की कोशिश करता है। वह सोचता है, पता नहीं क्यों मेरी पुरानी मेमोरीज बहुत हेजी हैं, लेकिन तभी धीरे धीरे उसे याद आने लगता है और वह कहता है, ओह, तो तुम वही लड़की हो जिसने मुझे देखते ही इमीडिएट सरेंडर कर दिया था। यह सुनकर बेरू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, क्या सच में? क्या शैडो मोनार्क ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? वह तो सिर्फ एक टेस्ट था, है ना? यह सुनकर एसिल चुप हो जाती है। वह लगभग रोने ही वाली होती है। बेरू फिर पूछता है, बाय द वे, तुम्हारी पावर इतनी कम क्यों हो गई है? डीमन रेल्म में क्या हुआ? और यह सुनते ही एसिल थोड़ा उदास हो जाती है। फिर कहती है, अगर मैं आप दोनों को एक्सप्लेन करूं तो बेहतर रहेगा। और यंग मोनार्क, आपने बेरू से सुना ही होगा, संग जिन वू ने डीमन रेल्म को पूरी तरह अनाइलेट कर दिया था और उसकी सारी पावर हम डीमन नोबल्स के अंदर बांट दी गई थी, यानी रेडियर क्लैन को। इसी वजह से डीमन रेल्म में रेडियर क्लैन की हायरार्की चलती थी, लेकिन उनके जाने के बाद हम सब सुंग जिन वू का इंतजार करते रहे। ऐसे ही कई डेकेड्स गुजर गए। हम शांति से रहते थे, लेकिन एक बार भी मिस्टर सुंग जिन वू ने हमें नहीं बुलाया। फिर रिसेंटली, लगभग हाफ ईयर पहले, एक नई प्रॉब्लम सामने आई। एक ऐसी चीज जो मैजिक और पावर को एनहांस कर सकती थी। उसका नाम था स्टारडस्ट। स्टारडस्ट धीरे धीरे सारे डीमंस के बीच फैलने लगी। यह सुनते ही सुहो बहुत हैरान हो जाता है। वह कहता है, क्या स्टारडस्ट? जब मैं उन डीमंस से लड़ रहा था मुझे याद है वो लोग भी स्टारडस्ट के बारे में बात कर रहे थे। एसिल अपनी बात जारी रखती है और कहती है, स्टारडस्ट जो पावरफुल डीमंस थे उन पर इसका उतना असर नहीं पड़ता, लेकिन जो कमजोर डीमंस थे उन्हें यह बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है और इसके बदले उन्हें कुछ देना भी नहीं पड़ता। संग जिन वू की एब्सेंस की वजह से डीमन रेल्म में जो भी डीमंस पहले कमजोर थे अब ताकतवर होने लगे और धीरे धीरे वे सब यूनाइट होने लगे। उनका पर्पस सिर्फ एक ही था, डीमन कैसल को रिबेल करना। और फिर वे सब मिलकर रेडियर क्लैन के अगेंस्ट खड़े हो गए जो पहले सुंग जिन वू के प्रोटेक्शन में था। शुरुआत में यह सिर्फ एक छोटा सा रिबेलियन था, लेकिन धीरे धीरे यह एक फुल ब्लोन वॉर में बदल गया, डीमन रेल्म वॉर। हम रेडियर क्लैन वाले
गए, उस डीमन कैसल को बचाने के लिए फाइट करते रहे जिसे सुंग जिन वू ने भरोसा करके हमें सौंपा था। लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब हम सब हार गए। जो भी डीमंस उस वॉर में शामिल थे वे सिर्फ यहीं नहीं रुके, अब वे हमारे खून को, हमारी नोबल फैमिली के ब्लड को पीने लगे ताकि उनकी पावर और ज्यादा बढ़ सके। और इसी तरह मेरे पापा और मेरी पूरी फैमिली ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। मैंने भी अपना बहुत सारा ब्लड खो दिया है, जिसकी वजह से अब मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूँ। एसिल की आवाज कांपने लगती है। ये बहुत पैथेटिक है ना? सब मर चुके हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो सर्वाइव कर पाई हूँ। अब जब हम डीमन रेल्म हार चुके हैं जिसे मिस्टर सुंग जिन वू ने हम पर भरोसा करके दिया था, अब वो क्या कहेंगे? तभी एक आवाज आती है, तुम बहुत कुछ से गुजर चुकी हो, है ना? एसिल चौंक जाती है और सामने देखती है। सुंग सुहो यह बात कह रहा होता है। सुहो कहता है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि डैड ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते होंगे। भले ही मेरे डैड यहाँ नहीं है, लेकिन तुम और तुम्हारे साथियों ने उनके लिए फाइट की है और मेरे लिए यही काफी है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वे यहाँ होते तो वो भी तुमसे यही कहते। मैं भी तुम्हारा बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ और इसी वजह से अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुहो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, चलो अब हम साथ मिलकर काम करते हैं और रेडियर क्लैन को फिर से रिस्टोर करते हैं। यह सुनकर एसिल समझ ही नहीं पाती कि क्या कहे। वह बस इमेजिन करती है रेडियर क्लैन का नया हीरो जो अब सुंग सुहो है। यह सोचते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी सुहो के सामने एक और सिस्टम नोटिस दिखाई देता है, द लास्ट सर्वाइवर ऑफ द प्योर ब्लड डीमन नोबल एसिल रेडियर। क्या आप उसे अपने कंपेनियन के रूप में एक्सेप्ट करना चाहेंगे? एसिल हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, मैं रेडियर क्लैन से ही बिलोंग करती हूँ। और इसी के साथ अब एसिल भी सुंग सुहो के साथ जुड़ चुकी है। अब दोनों मिलकर आगे आने वाली लड़ाइयों में साथ फाइट करने वाले हैं। आगे क्या होने वाला है? क्या सुहो और एसिल मिलकर रेडियर क्लैन को वापस खड़ा कर पाएंगे? अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो ताकि मुझे भी पता चले कि आपको यह सीरीज पसंद आ रही है। और हाँ, देखते रहो, स्टे ट्यून्ड। तो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का नया चैप्टर यानी चैप्टर 20 आ चुका है गाइस। तो अगर आपको ऐसे ही सबसे जल्दी और सबसे पहले बहुत डिटेल के साथ चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर लिखो। मैं हर एक अच्छे कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रीवियस एपिसोड रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अब सुहो के साथ एसिल जुड़ जाती है। सुहो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी सिस्टम उसे एक नोटिस देता है कि क्या वह उसे अपना कंपेनियन बनाना चाहता है या नहीं। एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ नोटिस को देखते हैं। उसमें लिखा होता है, लास्ट सर्वाइवर ऑफ प्योर ब्लडेड डीमन नोबल्स एसिल रेडियर। फिर एक और लाइन आती है, व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट थैंक्स द प्लेयर। और उसके बाद ऑप्शन दिखाई देता है, एक्सेप्ट या डिक्लाइन। यह नोटिस देखकर हम सुहो, एसिल और बेरू को वहीं खड़े देखते हैं। नोटिस देखकर सुहो काफी हैरान हो जाता है। वह सोचता है, क्या एसिल सेकंड मोनार्क की डिसेंडेंट है? एसिल सुहो को इतना हैरान देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। सुहो मन ही मन सोचता है, पर क्यों? क्या इसका मतलब कि एसिल ही आखिरी प्योर ब्लडेड डीमन बची हुई है? कंपेनियन एक्सेप्टेड। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सुहो एक्सेप्ट कर देता है और तभी एक नया नोटिस आता है, यू हैव एक्सेप्टेड द व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट एज योर कंपेनियन। और इसके साथ ही सुहो को एक नया बॉन्ड स्किल मिल जाता है। बॉन्ड स्किल डीमन स्ट्राइक, चार्ज रेट 0%। नोटिस में आगे लिखा होता है, व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट से एनर्जी रिसीव करने के बाद आप एक डेवास्टेटिंग अटैक कर सकते हैं। तभी एसिल अचानक चौंक जाती है। वह जोर से बोलती है, क्या? अभी अभी मेरे सामने एक स्टेटस स्क्रीन अपीयर हुआ है, अब मैं भी एक स्क्रीन देख सकती हूँ। यह सुनकर सुहो कहता है, मुझे पहले पता नहीं था क्योंकि ग्रे बोल नहीं सकता, लेकिन लगता है जो भी मेरा कंपेनियन बनेगा वह भी मेरी तरह स्टेटस विंडो देख पाएगा। यह सुनकर बेरू कहता है, यंग मोनार्क, क्या इसका मतलब? सुहो जवाब देता है, हाँ, एसिल अब मेरी कंपेनियन बन चुकी है, द व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट एसिल। यह सुनकर एसिल और ज्यादा चौंक जाती है। वह सोचती है, क्या मैं व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट हूँ? तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हम ब्रोकी, सुहो, एसिल और ग्रे को एक बिल्डिंग के पास खड़े देखते हैं। सुहो एसिल से कहता है, चलो अब हम अपने नए बॉन्ड स्किल को ट्राई करते हैं, क्या तुम तैयार हो एसिल? एसिल तुरंत जवाब देती है, यंग मोनार्क, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तभी सिस्टम नोटिस आता है, बॉन्ड स्किल डीमन स्ट्राइक एक्टिवेटेड। और तभी हम देखते हैं कि एसिल की पावर एक्टिवेट होने लगती है। उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है। फिर उसके अंदर से एक बहुत पावरफुल एनर्जी सीधे सुहो के अंदर फ्लो होने लगती है। सुहो का हाथ तेज रोशनी से चमकने लगता है, लेकिन उसी पल एसिल अचानक गिर जाती है। यह देखकर सुहो तुरंत पूछता है, एसिल क्या हुआ? एसिल धीरे से जवाब देती है, सॉरी, लगता है कि यह स्किल मेरी पूरी एनर्जी खींच लेती है। सुहो समझ जाता है। वह कहता है, समझ गया, ठीक है, जाकर थोड़ा रेस्ट कर। और तभी सुहो अपनी नई पावर को महसूस करने लगता है। सुहो अपनी नई पावर को अनलीश करने की कोशिश करता है। वह मन ही मन सोचता है, एक ऐसी स्किल जिसने एसिल की पूरी एनर्जी ड्रेन कर दी, तो फिर यह कितनी पावरफुल हो सकती है। अभी हम देखते हैं कि सुहो अपना पंच रेडी करने लगता है। उधर एसिल भी सोचती है, एक ऐसी स्किल जिससे मैं अपनी एनर्जी यंग मोनार्क के अंदर ट्रांसफर कर सकती हूँ। सुहो सामने पंच मारते हुए सोचता है, शायद यह एक इनक्रेडिबल अटैक होगा। लेकिन जब वह पंच मारता है, कुछ देर बाद वह देखता है कि वहां ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, बस एक नॉर्मल अटैक जैसा ही असर हुआ। यह देखकर सुहो और बेरू दोनों हैरान रह जाते हैं। बेरू कहता है, यंग मोनार्क, यह अटैक उतना पावरफुल नहीं लग रहा है, तो आपके नॉर्मल अटैक जैसा ही है। कि सुहो भी कहता है, देखने से तो लगता है यह ग्रे के बॉन्ड स्किल जैसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ यह देखकर ग्रे हल्का सा चिढ़ाने लगता है। स्टेटस विंडो चेक। सुहो फिर स्टेटस विंडो की तरफ देखता है। वह सोचते हुए कहता है, क्या यह इसलिए है
क्योंकि इसका चार्ज रेट अभी 0% है, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि इसे चार्ज कैसे करना है। तो यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि इसे रिचार्ज कैसे किया जाए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं इस स्किल को सही तरीके से यूज कैसे करूंगा। तभी बेरू कहता है, यंग मोनार्क, अगर मैं एक रिक्वेस्ट करूं तो क्या मैं उन सारे डीमंस को खा सकता हूं जिन्हें आप यहाँ लेकर आए हैं? सूहो जवाब देता है, नहीं, मैं उन्हें शैडो सोल्जर्स बनाना चाहता हूं ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उन्हें यूज कर सकूं। तभी सूहो हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, अराइज। लेकिन तभी एक नोटिस आता है, देयर माना इज कंटामिनेटेड, शैडो एक्सट्रैक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, करप्टेड डीमंस। यह देखकर बेरू समझाता है, यहाँ तक कि शैडो मोनार्क संग जिन वू भी इन डीमंस को शैडो सोल्जर्स नहीं बना सकते थे क्योंकि इनका माना कंटामिनेटेड होता है या फिर इनकी सोल करप्टेड होती है। यह सुनकर सूहो कहता है, अगर ऐसा है और उनका सोल पहले से करप्टेड है तो ठीक है बेरू, तुम उन्हें खा सकते हो। यह सुनते ही एसिल रोने लगती है क्योंकि वह खुद भी एक डीमन है। कुछ देर बाद सूहो उसके पास आता है। वह उसे एक हीलिंग पोशन देते हुए कहता है, इसे पी लो, तुम बेहतर महसूस करोगी। एनेसिल धीरे से कहती है, थैंक यू, और सूहो को तकलीफ देने के लिए माफी भी मांगती है। लेकिन सूहो कहता है, कोई बात नहीं, और वैसे भी अगर सोचूं तो अब तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, तो तुम इस जगह को जैसे चाहो वैसे यूज कर सकती हो। शैडो डंजन का एक हिस्सा तुम इस्तेमाल कर सकती हो। यह सुनकर एसिल बहुत शॉक्ड और थैंकफुल हो जाती है क्योंकि यंग मोनार्क उसे इतनी बड़ी मदद दे रहा था। तभी एक सिस्टम नोटिस आता है, पार्ट ऑफ द शैडो डंजन हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द डोमेन ऑफ द व्हाइट फ्लेम, यानी शैडो डंजन का एक हिस्सा अब व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट के नाम कर दिया गया है और एसिल रदीर को उस जमीन का मास्टर बना दिया गया है। सूहो उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अब हम कंपेनियंस हैं एसिल, इसलिए चिंता मत करो। तभी अचानक बेरू जोर से चिल्लाने लगता है। यह देखकर सूहो और एसिल उसकी तरफ देखते हैं। सूहो पूछता है, क्या हुआ बेरू? बेरू कहता है, यंग मोनार्क, इन सारे डीमंस की मेमोरीज से मुझे बहुत कुछ पता चला है, यहाँ तक कि इटारिम के अपोस्टल्स और उनके मैसेंजर्स के बारे में भी। सूहो यह सुनकर गंभीर हो जाता है। सूहो अभी भी वहीं खड़ा सब कुछ सुनकर हैरान था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सूहो, एसिल और बाकी सब बेरू के सामने बैठे हुए हैं। अब बेरू उन सबको सारी जानकारी समझाने लगता है। वह कहता है, मैं बेरू अब उन सारे डीमंस की मेमोरीज आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जाननी चाहिए। बेरू आगे कहता है, स्टार पाउडर नाम की चीज इस पृथ्वी पर कई जगहों पर फैली हुई है और जो मिस्ट बर्न होते हैं वे असल में मैजिक बीस्ट्स हैं जो आउटर स्पेस से यहाँ आए हैं। यह सुनकर एसिल हैरान हो जाती है। वह पूछती है, क्या तुम कह रहे हो कि स्टार पाउडर पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है? यह आखिर है क्या? सूहो भी सोचते हुए कहता है, तो इसका मतलब मिस्ट बर्न इस दुनिया के नहीं हैं, वही आउटर स्पेस से आए हुए क्रीचर्स हैं। बेरू आगे बताता है, हो सकता है यह सिर्फ कोइंसिडेंस हो, लेकिन ब्रोकी भी इन सब से जुड़ा हुआ है। अगर सीधी बात कहूं तो हाइना गिल्ड भी इसमें शामिल है। असल में वही लोग इंसानों को किडनैप करके यहाँ लाते थे और उन्हें डीमंस को सौंप देते थे, फिर वही इंसान बाद में मिस्ट बर्न बन जाते थे और उन्हें स्टार पाउडर बनाने के प्रोसेस में इंग्रेडिएंट की तरह यूज किया जाता था। बेरू आगे कहता है, और सिर्फ वही जगह नहीं जिसे हमने डिस्ट्रॉय किया था जहां स्टार पाउडर बनाया जाता था। यंग मोनार्क, ऐसी कई और जगहें भी हैं जहां स्टार पाउडर बनाया जाता है। हम उन जगहों को स्टार पाउडर फैक्ट्रीज कहते हैं। बेरू सारी बातें समराइज करते हुए कहता है, अगर मैं इन सब बातों को समराइज करूं तो पूरी चेन कुछ ऐसी है। हाइना गिल्ड ह्यूमंस को किडनैप करती है, फिर रीपर गिल्ड उन्हें फैक्ट्रीज तक डिलीवर करती है और उसके बाद वह फैक्ट्रीज उन इंसानों को स्टार पाउडर बनाने के लिए यूज करती हैं। अब तो यह लगभग पक्का है कि इतारिम इन सब के पीछे हैं, अ ह्यूमन बिहाइंड एवरीथिंग। यह सब सुनकर सूहो सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी बेरू एक और चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है, लेकिन यंग मोनार्क, इन सारी मैन्युफैक्चरिंग के पीछे एक ह्यूमन भी है। वही सूहो तुरंत चौंक जाता है। वह सोचता है, क्या एक ह्यूमन? बेरू आगे कहता है, यह इटारिम के अपोस्टल्स हैं जो इस पृथ्वी पर कहीं छुपे हुए हैं और मुझे यह भी पता चला है कि एक ह्यूमन उनकी मदद कर रहा है। वह उन सारे अपोस्टल्स की मदद कर रहा है और वह ह्यूमन है, द रियल सस्पेक्ट, रीपर गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर ली मिन संग। अब ऐसा लगता है कि अगर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करें तो शायद हम जल्दी ही इटारिम तक पहुंच सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है। अब हम हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के बाहर देखते हैं। वहां बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं, वे सब किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सामने से एक आदमी की एंट्री होती है, वह है ली मिन संग। जैसे ही वह वहां पहुंचता है सभी रिपोर्टर्स उसके पास आ जाते हैं। सब उससे सवाल करने लगते हैं। एक रिपोर्टर पूछता है, हंटर एसोसिएशन के अंदर आखिर क्या हुआ है? ली मिनसुंग शांत होकर जवाब देता है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मेरे ऊपर कोई एलिगेशंस थे ही नहीं। रिपोर्टर्स क्वेश्चंस। तभी एक और रिपोर्टर पूछता है, क्या आपको सच में नहीं पता था कि हाइना गिल्ड, जिसे रीपर गिल्ड सपोर्ट कर रहा था, वह सिविलियंस को किडनैप कर रहे थे? फिर एक और सवाल आता है, और हाल ही में कई हंटर्स मारे जा रहे हैं, जैसे कि सील्ड स्टेशन फील्ड में हुआ था, जिसे रीपर गिल्ड मैनेज करता है। इन सब के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? यह सुनकर हम ली मिनसंग को देखते हैं। वह धीरे से बोलता है, हम रीपर गिल्ड और 2 साल पहले इस दुनिया में जो कुछ भी हुआ था वह आगे बोलने ही वाला होता है। ली मिनसुंग रिपोर्टर्स के सामने खड़ा था। वह गहरी सांस लेकर कहता है, हम उस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे थे और आप लोग हम पर हाइना गिल्ड को सपोर्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। हमने हाइना गिल्ड की मदद की थी क्योंकि उनके पास ज्यादा ताकत थी ही नहीं। उनके
गिल्ड में ज्यादातर डी रैंक हंटर्स ही थे और इसीलिए हमने उनकी मदद की ताकि वे जल्दी जल्दी यहाँ आए लोगों की मदद कर सकें। वह थोड़ी देर रुकता है और फिर धीरे से कहता है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कभी लगा ही नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वह गलत हो सकता है या फिर उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि मेरा इंटेंशन कभी खराब था ही नहीं। ये उसकी आवाज कांपने लगती है। अगर सच में मैं यह सब मैनेज करते समय थोड़ा और केयरफुल होता या थोड़ा और अटेंशन देता। वह रोने लगता है, फिर कहता है, तो शायद किसी को भी मरना नहीं पड़ता। आज मैं माफी चाहता हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हुई हैं उन सब के लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर कई लोग उसकी तरफ आने लगते हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं, हो सकता है रीपर गिल्ड सच में हाइना गिल्ड की मदद करने के लिए ही वहां था। किसे पता था कि हाइना गिल्ड ऐसा काम करेगा। और वैसे भी रीपर गिल्ड ने कई अच्छे काम भी किए हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वे असल में हीरोज हैं? तभी हम ली मिन संग को देखते हैं। वह सबकी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराने लगता है और मन ही मन सोचता है, इस तरह का एक्ट यह तो मेरे लिए काफी आसान है, क्योंकि एक वक्त था जब मैं एशिया का ग्रेटेस्ट स्टार माना जाता था। लगता है मेरी एक्टिंग की एबिलिटी अभी भी खत्म नहीं हुई है। वह थोड़ा आगे सोचता है, लेकिन अजीब बात है, हंटर एसोसिएशन ने मुझसे ज्यादा सवाल भी नहीं किए। बिना कुछ पूछे ही मुझे वापस जाने को कह दिया। खैर, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। शायद हंटर एसोसिएशन को यह भी नहीं पता कि स्टार पाउडर मैन्युफैक्चरिंग के पीछे असल में मैं ही हूँ। तभी सीन में हम सूहो को देखते हैं। वह दूर से ली मिनसंग पर नजर रख रहा था। सूहो धीरे से कहता है, तो यह है ली मिनसंग। बेन फिर वह बेरू से पूछता है, बेरू, क्या तुम्हें उसके अंदर से इटारिम की कोई एनर्जी महसूस हो रही है? बेरू जवाब देता है, यंग मोनार्क, नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसी कोई एनर्जी महसूस नहीं हो रही। यह सुनकर सूहो कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि उसे इटारिम कंट्रोल नहीं कर रहे। नहीं, अगर यह सच है तो हमारे सामने डिस्कवर करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन सूहो आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी बेरू उसे रोक लेता है। बेरू गंभीर आवाज में कहता है, यंग मोनार्क, नहीं, मैं आपको उसके पास जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि अब तक आपने कई पावरफुल एनिमीज को हराया है, लेकिन इस बार मुझे आपको रोकना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, क्योंकि जो माना मुझे उस इंसान के अंदर से महसूस हो रहा है वह बहुत अलग है। ली मिन संग नोटिसेस समथिंग, तभी अचानक ली मिन संग बहुत तेजी से पीछे मुड़ता है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन सूहो किसी तरह खुद को छुपा लेता है। बेरू धीरे से सूहो से कहता है, यंग मोनार्क, आपका लेवल अभी वहां तक नहीं पहुंचा जहां आप उसे चैलेंज कर सकें। भी तभी हमें पता चलता है ली मिन संग का रैंक, वह एक ए रैंक हंटर है। तो गाइस, ये एपिसोड सच में काफी इंटरेस्टिंग था। आपको यह चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। मैं हर एक अच्छे कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगले एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड।